तो इस बार तो मेरे को था कि जो मैं पहले ही सोच के चल रहा था कि मेरे को 20 मार्क्स लेके आने हैं, अराउंड 20, 18 भी आ जाएंगे तो चलेगा मेरे को प्री में। अब मैं सोच रहा हूँ मेरे को 30 प्लस स्कोर करना है 35 में। तो मेरे को अर्थमेटिक्स से डर खत्म हो गया था वो, तो वो वाला अप्रोच बहुत डिफरेंट हो गया था इस वजह से, क्योंकि फिर मतलब मेरे को लगा कि क्वांट में मेरे को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो वो मैंने करी, अपने सारे कॉन्सेप्ट दोबारा से क्लियर करे। वो होता ना जैसे मेरा पहला इंटरव्यू के बाद जब मेरा पता चल गया कि नहीं होगा और आपको फिर से बिगिनिंग से अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी है, तो वो चीज़ बहुत गंदी लगती थी मेरे को, दोबारा से वही पढ़ना। मेरे को लगता नहीं यार पढ़ तो रखा है, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ इसको, बट पढ़ना तो पड़ेगा और कॉन्सेप्ट्स क्लियर भी करने पड़ेंगे दोबारा से। तो जब वो मैंने दोबारा से प्रिपरेशन करनी शुरू करी तो फिर वो मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ उस चीज़ का। तो दूसरी बार जब मैंने अपना प्री दिया था तो बहुत ईजीली मेरा प्री हो गया। फिर तो मेरे को लगा कि कुछ है ही नहीं, बहुत आसान चीज़ है। Hello everyone and welcome back to Chamomile Tea with Toppers, an initiative by Unacademy. I am Ahana Menon and your host today. I have Raghav Mittal today who has cleared IBPS PO and SBI PO. Hi Raghav, welcome to the episode. Thank you. So tell me about yourself, like where are you from, what have you done in your graduation, which year you graduated and all. Okay, so basically I am from a small town of UP, गजरौला, और मैंने अपना ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से 2020 में कंप्लीट करा था, BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस में। और आफ्टर दैट आई रियलाइज़ कि मेरे को जॉब करनी चाहिए क्योंकि ग्रेजुएशन हो गई है, और मेरे सारे फ्रेंड्स ऑलमोस्ट या तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे थे या फिर सब ने ऐसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब ज्वाइन कर लिया था। बट मैं थोड़ा सा वीक था कंप्यूटर साइंस में, तो आई थॉट कि मेरे से वो तो नहीं होगा। तो मैंने एक और ऑप्शन ऑप्ट करा था पहले तो कि मैं भी पोस्ट ग्रेजुएशन ट्राई करता हूँ। तो मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया JNU का, बट आई गॉट फेल्ड इन दैट। तो उसके बाद थोड़ा सा लगा कि अब कुछ और करना पड़ेगा। तो वन ऑफ माई फ्रेंड सजेस्टेड कि जॉब कर सकते हैं नॉर्मली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, और उसमें मतलब मैं कंप्यूटर साइंस से अलग जाके भी कोई जॉब कर सकता हूँ। तो आई थॉट ऑफ इट, और फिर मैंने सोचा कि ठीक है मैं इंटरव्यू देके देख लेता हूँ, लेट्स से व्हाट हैपन। तो मैंने फिर इंटरव्यू दिया और क्लियर हो गया। और इस सब के बारे में जब ये पूरा प्रोसेस चल रहा था, जब मैं इंटरव्यू दे रहा था, उसकी प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने घर पे किसी को नहीं बताया। तो आफ्टर वन फाइन इवनिंग मेरे को एक कॉल आता है कि आप सेलेक्ट हो गए हैं और फ्रॉम मंडे यू हैव टू ज्वाइन। तो उस टाइम वर्क फ्रॉम होम था क्योंकि कोविड चल रहा था तब भी। तो फिर तब मैंने पहली बार अपने पेरेंट्स को बोला कि मैंने ऐसे ऐसे वहाँ पे कंपनी में इंटरव्यू दिया था और सेलेक्ट हो गया हूँ। तो उन्होंने मेरे को बोला है कि ज्वाइन करने के लिए, अभी वर्क फ्रॉम होम ही रहेगा, लेट्स सी वो कब ऑफिस बुला लें। तो मेरे फादर का पहला रिएक्शन था कि लेकिन तुम्हें तो जॉब नहीं करनी थी, तुम्हें तो अपना करियर देखना था ना आगे, कि मास्टर्स करनी है या फिर कुछ और भी करना है, जॉब का तो कोई ऑप्शन नहीं था। तो आई थॉट कि बात तो सही बोल रहे हैं, लेकिन फिर मैंने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करी कि मैं जॉब के साथ साथ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखूँगा और उसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है। अभी के लिए मतलब खाली बैठने से तो बहुत बेटर था कि मैं जॉब ही कर लेता हूँ। तो मैंने उस कंपनी में जॉब ज्वाइन कर ली। उसके बाद में मेरे को पता चला कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड कितना ज़्यादा हेक्टिक हो सकता है और वो बहुत पहले दिन बहुत अच्छा गया मेरा, लेकिन दूसरे दिन से वो इतना ज़्यादा हेक्टिक होता चला गया कि फिर मेरे को मेरी पढ़ाई के लिए टाइम कम पड़ने लगा। लेकिन क्योंकि वो वर्क फ्रॉम होम था, घर से ही सारा काम करना था, तो इतनी इंडिपेंडेंस थी कि घर में सब कुछ और मेरे को नहीं करना पड़ रहा था। लाइक मेरे को सब अपनी जॉब करनी है, मेरे को पढ़ाई करनी है, और बाकी सब कुछ मेरे को ऑन द बेड सर्व हो रहा था कि खाना भी मम्मी मेरे को वहीं पे ला के दे रही थी और पूरा पैम्परिंग तो वो रहता ही था घर वाला। तो आफ्टर 2 months मेरे को ऑफिस से मेल आया कि अब आपको ऑफिस ज्वाइन करना पड़ेगा, यू हैव टू कम हेयर। तो एट दैट मोमेंट मेरे को थोड़ा सा शॉक लगा क्योंकि मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैंने सोचा था कि वर्क फ्रॉम होम जब तक चल रहा है तो आई गेस लंबा ही चलेगा, इतनी जल्दी तो नहीं बुलाएंगे, लेकिन फिर उन्होंने बुला लिया। तो मैंने अपने पेरेंट्स को बोला, तो बोले ठीक है छोड़ दो, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन फिर अब सैलरी आने लगी थी तो मेरे को वो इंडिपेंडेंस वाली फील आने लगी थी कि नहीं नहीं ये ठीक रहता है, मतलब इतनी सैलरी तो आ रही कि इंडिपेंडेंट हो जाऊँ। तो मैंने उनको कन्विंस करा, थोड़ा झगड़ा वगैरह हुआ, बट फाइनली फिर वो मान गए कि ठीक है अगर मेरे को शिफ्ट होना है बाहर तो ठीक है मैं चला जाता हूँ। मैं जॉब करने के लिए फिर गुड़गांव शिफ्ट हो गया और वहाँ से मेरे को पता चला कि कितना ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है ये, जो कि वर्क फ्रॉम होम में बिल्कुल पता नहीं चल रहा था। सुबह उठ के ऑफिस जाना, फिर वहाँ पे पूरा ऐसे टेंस माहौल वहाँ का, उसके बाद लौट के आना, फिर पढ़ाई करनी, फिर खाना वगैरह देखना। तो आई गेस मैंने ये 2-3 हफ्ते तो करा, फिर उसके बाद मुझे लगने लगा कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, और तो देन आई डिसाइडेड कि मैं रिज़ाइन कर देता हूँ क्योंकि पढ़ाई मेरे लिए प्राइमरी थी तब भी, और अगर मेरी वही नहीं हो पा रही थी तो फिर उस जॉब को करने का कोई ऐसा मोटिव नहीं बच रहा था। तो आप उस टाइम किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे थे? उस टाइम तो मैं नॉर्मली, जैसे मैंने आपको बताया, मैं मास्टर्स का एग्जाम दिया था, एंट्रेंस एग्जाम, तो मेरे को इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत इंटरेस्ट आने लगा था। अब क्योंकि CS मेरा छूट चुका था और मैं वैसे भी अच्छा नहीं था उसमें, तो मैं इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहा था रेगुलरली। तो मेरे को ये था कि मे बी मैं नेक्स्ट ईयर ट्राई कर सकता हूँ अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। तो मैं वही पढ़ रहा था उस टाइम पे भी थोड़ा बहुत, लेकिन अब वो इतना ज़्यादा हेक्टिक हो गया था कि मैं थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ।
या तो जॉब ही छूट जाएगी या पढ़ाई छूट जाएगी, वो वाली सिचुएशन आ गई थी। तो देन आई डिसाइडेड कि ठीक है रिज़ाइन कर देते हैं। तो फिर मैं रिज़ाइन कर दिया मैंने, लेकिन अब उसके बाद में अब पूरा टाइम पढ़ाई भी नहीं हो रही, और मैं देखता था कि मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो गया था इस बात से कि मेरे सारे फ्रेंड्स या तो पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं, और मैं अकेला ही ऐसा हूँ जो कुछ नहीं कर रहा है, जो सिर्फ तैयारी कर रहा है अभी भी। तो फिर मेरे को लगा कि मुझे शायद कुछ करना चाहिए। तब मैंने काफ़ी रिसर्च वगैरह करी, नेट पे देखा कि क्या कर सकते हैं, कौन सी जॉब ऐसे ठीक रहेगी। तो मेरे को पता चला बैंक्स एग्ज़ाम के बारे में। तो आई थॉट कि ठीक है इसको ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने उसका सिलेबस देखा, पूरा स्ट्रैटेजी वगैरह मैंने यूट्यूब पे सर्च करी कि किस तरीके से एग्ज़ाम हो सकता है, कितने टाइम में एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता है, और अगर अच्छे से प्रिपरेशन कर लो तो कितने टाइम में जॉब भी लग जाएगी। तो इट वाज 2021, और उस टाइम तक मैं 20 का था। तो जब मैंने प्रिपरेशन शुरू करी अगस्त 2021 में, और हाँ उस टाइम पे मैंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया और फिर वहाँ से अपनी पढ़ाई शुरू करी। तो दैट टाइम आई वाज 20, और बैंक एग्जाम में अगर आपको 20 की एज में कोई एग्जाम देना है तो आई गेस इट वाज ओनली IBPS PO जिसके लिए आप एलिजिबल होते हो। तो मैंने वो एग्ज़ाम दिया, फिर लगभग 4-5 महीने की प्रिपरेशन करी। एग्ज़ाम थोड़ा लेट था बिकॉज ऑफ कोविड इन दैट ईयर। तो एग्ज़ाम था मेरा दिसंबर में। तो मैंने एग्ज़ाम दिया प्री का, इट वाज गुड और अच्छे से हो गया था। बट फिर जब रिजल्ट आया तो फिर हो ही गया वो तो फाइनल, और मतलब मेरे कट ऑफ से भी काफ़ी अच्छे मार्क्स थे ज़्यादा, वो तो खैर मैटर नहीं करते, लेकिन मैं इस बात से खुश था कि ठीक है मेरी प्रिपरेशन राइट ट्रैक पे चल रही है। तो फिर मैंने मेंस का एग्ज़ाम दिया। तो इसके एग्ज़ाम से पहले, मतलब जैसे आपने बोला कि आपने रिसर्च करा कि क्या मैं पोटेंशियली कर सकता हूँ, इससे पहले आपको कोई आइडिया था बैंकिंग के एग्ज़ाम्स का, या एनीबडी हु वाज इन द फैमिली और फ्रेंड्स जो ऑलरेडी क्लियर कर चुके थे? एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड था, कॉलेज फ्रेंड, उसने 2020 में जब हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था उसी ईयर में उसने RRB का एग्ज़ाम दिया था, और उसने पहली बार में क्लियर भी कर लिया था वो। तो मेरे को एक आइडिया था, मेरी उससे बात नहीं होती थी, लेकिन मेरे को ये आइडिया था कि बैंक एग्जाम मतलब ऐसा हो सकता है अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करो तो इजीली आपको जॉब मिल जाएगी ऑन टाइम। मतलब दैट वाज वन ऑफ द फैक्टर। हाँ, ये वाला जो भी फैक्टर था जिसकी वजह से मैं फिर बैंकिंग ऑप्ट करा। तो वो चीज़ मेरे को लगती थी कि टाइम पे जॉब दे देंगे, ऐसा नहीं होगा कि वी हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट फॉर 2 or 3 years। तो वो वाली चीज़ नहीं थी, तो ये वाला भी फैक्टर था जिसकी वजह से फिर मैं बैंक एग्जाम की तरफ आ गया। तो अभी जो आपका क्लियर हुआ है, इज दिस योर फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट? SBI में ये मेरा पहला ही अटेम्प्ट था, क्योंकि जब मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था उस टाइम में 20 का था। तो जैसे मैंने बोला कि IBPS PO ही दे सकता था मैं, तो मैंने वो दिया। बट उसमें मैं अनफॉर्चुनेटली इंटरव्यू के बाद में फाइनल लिस्ट में बाहर हो गया था। अच्छा। तो फिर जब मैं 21 का हो गया था उसके बाद में तो मैंने इस बार एग्जाम्स दिए और इस बार फिर मेरा क्लियर हो गया SBI PO फर्स्ट। तो दिस इज योर सेकंड अटेम्प्ट इन IBPS PO? हाँ एग्जैक्टली, IBPS PO, यस एग्जैक्टली। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि जब आपको ये रियलाइज हो गया कि चलो ठीक है आप बैंकिंग का ही प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, तो व्हाट वर द रिसोर्सेज दैट यू ऑप्ट फॉर? लाइक बुक्स आपने देखी या यूट्यूब, एंड आपने जैसे बताया अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन भी लिया, तो इन तीनों रिसोर्सेज को आपने कैसे साथ में अपने हाउ डिड यू टेक इट फॉरवर्ड? एक्चुअली जब मैंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया तो उसके बाद से ही मेरी पढ़ाई ठीक से शुरू हुई, मतलब बिल्कुल शेड्यूल्ड वे में। मैंने बुक्स की तो कोई भी हेल्प नहीं ली। मतलब मेरी 1.5 साल की पूरी जर्नी में प्रिपरेशन वाली मैंने एक भी बुक परचेज नहीं करी। आई टोटली रिलाई ऑन माई टीचर्स, और विद द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे को टीचर्स बहुत अच्छे मिले चारों ही सब्जेक्ट्स के। तो कभी ऐसी नीड नहीं हुई कि मेरे को किसी बुक की हेल्प लेनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। इट वाज लाइक कि मैं अपने टीचर्स की क्लासेस अटेंड करता था, और उसके अलावा टीचर्स एक चेकलिस्ट प्रोवाइड करवाते थे ऑलमोस्ट डेली ही। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे, तो मैं उनको सॉल्व करता था फिर उसके साथ साथ। तो इट वाज मोर देन इनफ आई गेस। सो जैसा कि आपने बोला कि आपने टीचर्स पे बहुत रिलाई करा जब आपका प्रिपरेशन हो रखा था, सो मतलब इज इट बिकॉज कि टीचर्स की गाइडेंस के थ्रू आपको एक बहुत स्पेसिफिक डायरेक्शन में आपको पढ़ाई का मिलता है? इज इट बिकॉज ऑफ दैट? या एग्जैक्टली, मतलब मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बी इट एनी एग्जाम, आपको अपने टीचर पे पूरी तरीके से रिलाई करना पड़ेगा, बिकॉज दे नो द एग्जाम बेटर देन यू और एनी और ऑफ योर कलीग, और या जो भी आपके साथ प्रिपरेशन कर रहा है वो उन सबसे बेटर ही जानते होंगे उस एग्जाम को। तो इट्स वे बेटर कि आप उन पर ट्रस्ट करो, जो रिसोर्सेज वो बता रहे हैं उनको पूरी तरीके से फॉलो करो, उनकी चेकलिस्ट फॉलो करो, क्लास अच्छे से अटेंड करो, और फिर रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर मतलब ये नहीं होता कि आपने क्लास कर ली तो दैट्स इट, आई गेस यू हैव टू डू अ रिवीजन एज वेल ऑफ दैट क्लास टू। राइट, सो आपने कोई बुक्स भी नहीं पढ़ी? नहीं, कोई बुक्स नहीं, जस्ट रिलाइड ऑन द टीचर्स। ओके, सो राघव हम चलते हैं प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के उसमें। सो जब आपने ठान लिया फर्स्ट अटेम्प्ट की मैं यहाँ पे बात करूँगी, और आपने प्रीलिम्स के एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तो क्या वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और सेकेंड अटेम्प्ट के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में कुछ फ़र्क था?
सेकेंड अटेम्प्ट वॉज वेरी ईजी फॉर मी, आई वुड से। प्री के लिए तो बहुत ज़्यादा ईजी था, क्योंकि प्री का सिलेबस कंपैरेटिवली बहुत ईजी होता है, इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो आई गेस जब मैंने पहले प्रिपरेशन शुरू करी थी ड्यूरिंग माई फर्स्ट अटेम्प्ट, तो विद इन 1.5 मंथ मेरा प्री का सिलेबस पूरा कवर्ड हो गया था। अच्छा। तो मेरे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम, उसके बाद क्या करना होता है, जैसे मैंने तो अपना सिलेबस कवर करने के बाद में फिर मैं मेंस की प्रिपरेशन पे आ गया था। और जब मेरा प्री का एग्जाम आने वाला था तो ऑलमोस्ट उससे 20 डेज पहले आई गेस मैंने रिगरसली मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर लिए, क्योंकि फिर मेरे को स्पीड मेंटेन करनी थी अपनी, कॉन्सेप्ट्स मेरे सारे क्लियर थे। तो मैं बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट देता था, मतलब डेली 2 या 3 मॉक टेस्ट तो हो ही जाते थे प्री के। तो इट रियली हेल्प मी अ लॉट। सो पहले अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट की प्रीलिम्स में कुछ भी ऐसा आपने, जैसे जो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे नहीं किया, जो सेकंड अटेम्प्ट के टाइम पे आपने किया हो, ऐसा कोई स्ट्रैटेजी आपने चेंज किया, शिफ्ट करा? ऐसा मेरे साथ क्वांट्स में हुआ एक्चुअली। क्या इंग्लिश और रीजनिंग तो फिर भी कंपैरेटिवली इजी था, मेरे को क्वांट्स बहुत टफ लगता था। तो आई रिमेंबर जब मेरा पहला अटेम्प्ट था और मेरा प्री का एग्जाम पास आने वाला था, मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए थे, बट मेरे को फिर भी बहुत डर लगता था। जैसे अब हमारे यहाँ क्वांट्स में 2 सेक्शन होते हैं, एक तो अर्थमेटिक और एक डेटा इंटरप्रिटेशन। तो प्री का डेटा इंटरप्रिटेशन कंपैरेटिवली बहुत इजी होता है, मतलब नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, नॉर्मल डायग्राम्स वगैरह होते हैं, वो जितने भी डेटा देते हैं वो इजीली कर सकते हैं। प्रॉब्लम आती है अर्थमेटिक वाली। मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए थे, लेकिन मेरे को फिर भी डर लगता था उन्हें करने में। तो आई रिमेंबर जब मेरा एग्जाम आने वाला था तो मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाई थी कि क्वांट्स वाले सेक्शन में जो 10 मार्क्स होते हैं वो ऐसे क्वेश्चंस के आते हैं जो कि 1 लाइनर जिनको बोलते हैं, जिसमें कि आपको मिसिंग नंबर सीरीज होती है या फिर आपको रॉन्ग नंबर सीरीज बतानी होती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं। तो मैं सोच के गया था कि ये 10 नंबर तो मैं कर लेने हैं 20 मिनट्स में जो मेरा क्वांट्स का सेक्शन होगा। उसके अलावा 2 DI आती हैं 5-5 मार्क्स की, तो मैंने सोचा था कि 2 में से 1 तो मैं डेफिनेटली कर लूंगा। तो मेरे 15 मार्क्स ऐसे सिक्योर हो गए हैं आउट ऑफ 35 क्वांट्स वाले सेक्शन में। और दूसरी जो DI होगी उसका भी मैं 1-2 क्वेश्चन तो कर ही लूंगा, और उसके बाद बचते हैं फिर 10 क्वेश्चन अर्थमेटिक के। उसमें से मैं कोशिश करूंगा कि मैं 1 हो जाए, 2 हो जाए, मतलब मैं ये सोच के गया था कि मेरे 18 to 20 मार्क्स आ जाएंगे इस तरीके से। तो मेरे को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था अर्थमेटिक में अपने ऊपर। इसी तरीके से मैं क्वांट देने गया, मतलब अपना प्री का एग्जाम, तो वो हो गया। मतलब जैसा मैंने सोच के गया था उसी तरीके से हुआ कि अर्थमेटिक में तो फिर मैं तो देखते ही डर गया था अर्थमेटिक कि ये क्या हो गया। तो मैंने वो 2-3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे अर्थमेटिक के, आई गेस। बाकी मेरे DI दोनों बन गए थे और जो 1 लाइनर्स थे वो इजीली हो गए थे। तो ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में था प्री को लेकर जो मेरा अप्रोच था क्वांट में। जब मैं सेकंड अटेम्प्ट देने के लिए गया तो तब तक मेरी प्रिपरेशन और बेटर हो चुकी थी, क्योंकि अब मैंने मेंस काफ़ी बार पढ़ लिया था, मैं एग्जाम भी दे चुका था मेंस का एक बार। तो इस बार तो मेरे को था कि जो मैं पहले ही सोच के चल रहा था कि मेरे को 20 मार्क्स लेके आने हैं, अराउंड 20, 18 भी आ जाएंगे तो चलेगा मेरे को प्री में। अब मैं सोच रहा हूँ मेरे को 30+ स्कोर करना है 35 में। तो मेरे को अर्थमेटिक से डर खत्म हो गया था वो। तो वो वाला अप्रोच बहुत डिफरेंट हो गया था इस वजह से, क्योंकि फिर मतलब मेरे को लगा कि क्वांट में मेरे को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो वो मैंने करी, अपने सारे कॉन्सेप्ट दोबारा से क्लियर करे। वो होता ना, जैसे मेरा पहला इंटरव्यू के बाद जब मेरा पता चल गया कि नहीं होगा और आपको फिर से बिगिनिंग से अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी है, तो वो चीज़ बहुत गंदी लगती थी मेरे को। दोबारा से वही पढ़ना, मेरे को लगता नहीं यार पढ़ तो रखा है, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ इसको, बट पढ़ना तो पड़ेगा और कॉन्सेप्ट्स क्लियर भी करने पड़ेंगे दोबारा से। तो जब वो मैंने दोबारा से प्रिपरेशन करनी शुरू करी तो फिर वो मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ उस चीज़ का। तो दूसरी बार जब मैंने अपना प्री दिया था तो बहुत इजीली मेरा प्री हो गया। फिर तो मेरे को लगा कि कुछ है ही नहीं, बहुत आसान चीज़ है ये। सो आपने जो भी फर्स्ट अटेम्प्ट की प्रॉब्लम्स थी आपने उसको सॉल्व करने की कोशिश करी थी सेकंड अटेम्प्ट में, ताकि इस बारी जो भी है कि ओवर कॉन्फिडेंस या फिर इन सब चीज़ों की वजह से प्रीलिम्स में फर्क ना पड़े। हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है, सो अब हम प्रेपरेशन में एक एक सब्जेक्ट को लेके चलते हैं। सो इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ, आपके सेकेंड अटेम्प्ट में जो इंग्लिश का एग्जाम था उससे पहले आपने उसकी प्रेपरेशन कैसे करी? ओके, तो क्योंकि ग्रामर, वोकैबुलरी समथिंग दैट जो आपको बहुत कॉन्स्टेंटली पढ़ना पड़ता है, रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव के लिए आपको पढ़ना पड़ता है। तो आपने इसकी प्रिपरेशन क्या न्यूज़पेपर से करी, कैसे करी? एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम ही था 12th तक भी, और फिर उसके बाद मैं DU से मैंने ग्रेजुएशन करी है। तो मेरे को इंग्लिश में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी थी कंपैरेटिवली। पहले से ही मेरे को रीडिंग का शौक भी था, तो मेरी स्किल्स अच्छी थी। तो मेरे को कभी भी ये वाली प्रॉब्लम नहीं आई कि जो RC होता है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए मेरे को। जैसे बच्चे बोलते हैं कि स्पीड नहीं बन पा रही उनकी, या फिर उनके पॉइंट्स में सो जाते हैं, तो मेरे साथ वो तो नहीं होता था। बट स्टिल अनअकैडमी पे एक एजुकेटर है निमिषा बंसल मैम, मैं उन्हीं की क्लास लेता था। सेकंड अटेम्प्ट जब मेरे उसकी मैंने प्रिपरेशन शुरू करी, तो एक्चुअली उससे पहले मेरे को पता नहीं था कि मैम से भी मतलब मैं किसी और टीचर से पढ़ता था, और आई गेस वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया था मेरे साथ में। तो जब मैंने निमिषा मैम की क्लास लेनी शुरू करी, तो मैम की एक क्लास होती है परफेक्शन सीरीज के नाम से, वो रेगुलर होती है 8:30 पे। तो वो मेरा रूटीन बन गया था, मेरे को सुबह उठते ही वो क्लास अटेंड करनी है। लेकिन मैंने कभी भी कोई भी लाइव क्लास अटेंड नहीं करी। मैं लाइव क्लास सिर्फ वो लेता था जिसमें टेस्ट हो रहे होते थे, तो उसमें अपने आप को चेक करने के लिए कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ बाकी की कंपैरिजन में, मैं लाइव करता था। बाकी मैंने सारी क्लासेस रिकॉर्डेड देखी है, मैं कभी लाइव क्लास नहीं था। मेरे को लगता था कि बहुत ज़्यादा स्लो पढ़ा रहे हैं टीचर,
तो मैं वो 1.5x में 1.75 में लगा के देखता था। तो मेरा जो दिन शुरू होता था वो परफेक्शन से शुरू होता था। मैं लगभग 10 सवा 10 बजे पढ़ने बैठता था, तब तक मैम की क्लास एंड हो जाती थी, लाइव क्लास हो, तो फिर मैं वो रिकॉर्डेड लगा के वहाँ से देखना शुरू करता था। तो मैम प्री और मेंस एक साथ लेके चलती थी, मतलब मैम के साथ ये वाली प्रॉब्लम नहीं होती थी कि अभी आप पहले प्री क्लियर करो फिर आप मेंस करना। उन्होंने पहले ही दिन से प्री और मेंस साथ में करवाया, और शायद इसी वजह से मेंस में जो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया था वो इंग्लिश था, क्योंकि मेरे को इंग्लिश से फिर उसके बाद कभी डर नहीं लगा। तो इस तरीके से मेरी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी रही है। अच्छा, सो ऐसा रहा है कि बिकॉज आप ये सोच के चलते हैं कि इंग्लिश तो हम क्लियर कर लेंगे बिकॉज इट इज़ अ सब्जेक्ट दैट वी हैव ऑलरेडी बीन रीडिंग सिंस आवर चाइल्डहुड। या सो ऐसा हुआ कि जब आप एग्जाम के सिलेबस आप बनाना स्टार्ट करते कि मैं इसको ऐसे ऐसे करके पढ़ूंगा, तो आपने इंग्लिश को बहुत कम टाइम दिया हो कि नहीं ठीक है इसको तो आता है तो उसको कम करते हैं, बाकी को ज़्यादा करते हैं, आपने उस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी? एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको बताया ना कि इंग्लिश में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। और जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, मैंने निमिषा मैम से पढ़ना शुरू करा, तो मैं मैम की बस एक परफेक्शन क्लास अटेंड करता था, 1.5 घंटे की होती थी, और वो भी मैं 1.5x में देखता था, वो जल्दी हो जाती थी उससे तो कंपैरेटिवली। और एक मैम अचीवर क्लास लेती हैं, अचीवर सीरीज की, वो आधे घंटे की क्लास होती है। तो मैंने बस ये 2 ही क्लास लेनी होती थी दिन में इंग्लिश के लिए, एंड दैट्स इट। इसके बाद फिर मैं कुछ नहीं करता था इंग्लिश में, खत्म मेरा फिर वो। उसके बाद फिर बस मॉक टेस्ट जब देने होते थे तभी इंग्लिश करता था। ठीक है, सो कमिंग टू द अदर 2 सब्जेक्ट्स, क्वांट्स एंड रीजनिंग, तो इसको आपने कैसे डिवाइड करा जब व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग, कि किसको आपने ज़्यादा टाइम दिया? बिकॉज आपने बताया कि क्वांट्स में फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको बहुत वैसा हुआ, लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट में फिर भी यू वर बेटर। सो सेकेंड अटेम्प्ट में आपने किस तरीके से आपने इन दोनों को सिलेबस वाइज आपने जब रिविजन्स करने होते हैं उस तरीके से आपने कैसे बांटा इन योर स्टडी आवर्स? हाँ, मैं ना ऐसे करता था कि मेरे को डेली सारे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया इंग्लिश का मेरे को ये वाली क्लास देखनी होती थी, इसके अलावा जब रीजनिंग और मैथ्स की क्लास होती थी तो ऑलमोस्ट इसकी भी क्लास डेली चलती थी। प्रैक्टिस क्लास भी करवाते थे सर, और कॉन्सेप्चुअल क्लास तो होती थी। तो क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए थे सेकंड अटेम्प्ट तक आते आते, तो अब मैं सिर्फ प्रैक्टिस क्लास को अटेंड करता था। तो जितनी भी प्रैक्टिस क्लास हो, जैसे मैंने मैथ्स के लिए आशीष अरोरा सर को फॉलो करा, तो सर की डेली सुबह क्लास होती थी 9 बजे आई गेस, क्योंकि मैं तो लाइव अटेंड नहीं करता था, मेरे को टाइम याद नहीं रहता। मैं तो उसको बाद में ही देखता था रिकॉर्डेड, उसको 1.5x में लगा के 2x में लगा के। तो मैं रेगुलर वो क्लास अटेंड करता था। और उसके अलावा फिर जैसे कई बार ये होता था कि मेरे को लग रहा है कि आज मैं और पढ़ सकता हूँ, अभी मेरे पास टाइम है, तो मैं पुरानी क्लासेस लगा लेता था। तो कोई भी पुरानी क्लास यूट्यूब पे उठा ली जो मैंने नहीं देखी है, मैं उसको देख लेता, क्योंकि जब भी सर प्रैक्टिस करवाते थे तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता था कि हर बार नए क्वेश्चंस आएंगे। तो इट्स बेटर कि अगर पुरानी क्लास भी मेरे को मिल रही है विद न्यू कंटेंट तो मैं कर लेता था उसको, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। ठीक है, सो ये तो चलो सेकेंड अटेम्प्ट। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर जाऊँ तो तब आपने कैसे डिवाइड कर रखा था? क्योंकि रीजनिंग आपके लिए तब भी, रीजनिंग तो फिर भी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि मेनी पीपल थिंक दैट इट इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपको बहुत इजी होता है, डेली टू डेली लाइफ वाली प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें, क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होती। क्वांट्स का भी आपने बता दिया था कि जो आपको प्रॉब्लम वाला ही रहता है, लेकिन इन दोनों को साथ में कैसे लेके चलते थे फर्स्ट वाले अटेम्प्ट में? क्योंकि आपने वो भी क्लियर करा है, प्रीलिम्स प्री तो मेरा क्लियर हो गया था फर्स्ट में भी। तो मैं करता तो यही था कि डेली क्लासेस करनी है मेरे को। आई गेस मेरी प्रिपरेशन शायद 500 डेज की रही है, अराउंड 500 डेज की। तो मेरा जो अनअकैडमी पे स्ट्रीक है, अनअकैडमी पे क्या होता है जब आप पढ़ते हैं ना तो उस पर डेली स्ट्रीक बनती है। हाँ, मेरी स्ट्रीक 525 डेज की है, आई रिमेंबर। और ये स्ट्रीक मेरी टूटी है जिस दिन मेरा IBPS PO का रिजल्ट आ गया अभी इस बार फाइनल। उससे पहले तक एक भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन मैंने पढ़ाई ना करी हो। तो मैं रेगुलर फॉलो करता था टीचर्स को अपने। जब प्री का एग्जाम पास आने वाला होता था तब बिल्कुल पूरी तरीके से प्री ही पढ़ना है। और उससे पहले जब, क्योंकि मैंने सिर्फ एक बार टाइम लिया प्री पढ़ने का, उसके बाद फिर मैं मेंस ही करता था, क्योंकि मेंस का एग्जाम जो होता है वो काफी टफ होता है एज कम्पेयर टू प्री। हाँ, और अगर आप ऐसा सोचते हैं ना कि प्री के बाद में आप मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर देंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता है। करेक्ट। तो मैं वो पहले से ही करके चलता था, तो वो मेंस की प्रिपरेशन चलती रहती थी मेरी साथ साथ में। तो वही होता था, मैं रेगुलर पढ़ाई करता था, रेगुलर रीजनिंग की क्लास अटेंड करनी है, रेगुलर। तो आप इक्वल टाइम ही डिवाइड करते थे? ऑलमोस्ट इक्वल। मैम मेरे साथ ना ये रहता था कि मेरे को और कुछ नहीं करना दिन में, मेरे को सिर्फ पढ़ाई करनी है, खाना खाना है और सो जाना है। इसके अलावा फ्री टाइम भी मेरे पास ऐसा एसेट बचता नहीं था। और खाना खाते हुए फिर मैं वेब सीरीज वगैरह देखता था। तो मेरा लंच टाइम, डिनर टाइम में हमेशा ही होता था मेरे आगे लैपटॉप रखा हुआ और मैं अपना सीरीज देख रहा हूँ। तो वो टाइम ऐसा होता था कि मेरा एंटरटेनमेंट भी हो जाता था, मेरी प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती थी, मतलब जितना स्ट्रेस रहता था दिन भर का, और बाकी थोड़ी सी हैप्पीनेस वाले हार्मोन्स भी रिलीज हो जाते थे वो देखने के बाद में। और वो बहुत ज़रूरी भी है कि होता भी बहुत प्रेशर वाला टाइम है, क्योंकि आप कंटिन्यूसली पढ़ रहे हो विदाउट एनी ब्रेक, तो भी आपके माइंड पे बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली बहुत प्रेशर आ जाता है उस चीज़ का, जोर आ जाता है और आपको ब्रेक की बहुत ज़रूरत हो जाती है।
अच्छा ठीक है। सो मैं रीजनिंग में एक चीज़ पूछूंगी, रीजनिंग में ऐसा कभी हुआ है कि कोई भी मूवमेंट में आपको बहुत टफ लगा हो कि ये तो नहीं हो पा रहा है? ऐसा ना तब हुआ ऐसे था। कोई मॉक टेस्ट में हो हाँ। या कुछ हो कि आपको ऐसा लगा कि मैं जो इतना इजी सोचता हूँ इसको, बट ये हो नहीं रहा है मेरे से? आई रिमेम्बर मैम, जब मैंने प्री की प्रिपरेशन शुरू करी थी तो रीजनिंग मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, क्योंकि बहुत आसान से क्वेश्चंस होते थे, आप विद इन मिनट्स उनको बना सकते थे। मतलब सिर्फ पजल और सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सा होता था, इसमें प्रॉब्लम आती थी, और सब कुछ हो जाता था, जितना भी मिसलिनियस वाला पार्ट है आप जल्दी जल्दी कर लो। तो मैंने प्री अपना खत्म करा, तो उसके बाद मुझे लगा कि अब मेंस भी ऐसे कर देता हूँ मैं जल्दी जल्दी जैसे प्री खत्म हुआ। तो तब तक मेरा रीजनिंग फेवरेट सब्जेक्ट था जब मैं अपना फर्स्ट टाइम में कर रहा था। तो मेंस का पढ़ना शुरू करा मैंने, तो जो मेरे टीचर थे उन्होंने पहले ही ये वार्निंग दी कि बेटा ऐसा समझ के मत आना कि जैसा आपने प्री करा आप मेंस भी कर लोगे और इट विल बी केक वॉक फॉर यू। और वो मेरे को पता चला कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि जब उन्होंने पहला क्वेश्चन करवाया ना आई रिमेम्बर कि शायद 15 मिनट दिए थे उन्होंने उस क्वेश्चन को करने के लिए, और प्री के एग्जाम में इन टोटल रीजनिंग के 20 मिनट्स आपको मिलते हैं, और यहाँ वो आपको 15 मिनट्स एक ही क्वेश्चन के लिए दे रहे हैं। मैं 15 मिनट बैठा रहा, मुझसे क्वेश्चन नहीं हुआ। आई वाज लाइक कि अगर ऐसा ही करना है तो फेल ही कर दो ना, क्यों करवा रहे हो ऐसे एग्जाम, इतना टफ क्वेश्चन आएंगे। तो वहाँ मेरे को पता चला कि काफी मुश्किल है, ये इतना भी आसान नहीं रहेगा मेंस पढ़ना। बट प्रीलिम्स का इट वाज प्रीटी इजी। हाँ, इट वाज प्रीटी इजी। ठीक है। सो अब हम चलते हैं एग्जाम्स की तरफ। तो जब आप एग्जाम्स देने के लिए हॉल में आए थे तो हाउ वाज द एटमॉस्फेयर अराउंड? मतलब काम था, पैनिक थे फिर भी लोग? क्योंकि प्रीलिम्स में मैंने जितना सुना है बच्चे इतना पैनिक नहीं होते, क्योंकि प्रीलिम्स इट्स प्रिटी ईजियर एंड आपके पास टाइम भी ज़्यादा होता है चीज़ों को सॉल्व करने का। लेकिन ऐसा कोई इंसिडेंट रहा हो कि हाँ आसपास से बच्चे जो प्रीलिम्स के लिए भी बहुत पैनिक हो रहे थे, और उनको देख के मुझे ऐसा लगता है प्रीलिम्स एक्चुअली इतना हार्ड है क्या? मैं ना क्या करता था, आई रिमेम्बर कि मेरे सारे एग्जाम्स प्री वाले मुरादाबाद में पढ़ते थे, घर से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर है मेरे। तो मैं अकेले ही जाता था, और जब मैंने अपना शुरू में अटेम्प्ट दिए थे तो मैंने घर पे भी नहीं बताया था कि मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन शुरू कर दी है और मैं अपना प्री का एग्जाम देने जा रहा हूँ। तो मैं सुबह जाता था ईयरफोन्स लगा के, पूरे रास्ते गाने सुनते हुए जाता था, तो वो मेरे को बहुत ही काम रखता था उस चीज़ को। और मेरी एक स्ट्रैटेजी, मैं किसी से बात नहीं करूंगा जब तक मेरा पेपर नहीं हो जाता। वो कोई कुछ भी करता रहे, कहीं आग लग जाए, आई डोंट केयर, कोई बराबर वाला कुछ भी कह रहा है, मैं बात ही नहीं करता। मैं सबसे डिस्ट्रैक्ट ही नहीं करना, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो वही वाली चीज़ रहती है ना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि किसी की वाइब्स आपको इम्पैक्ट कर देती हैं वो चीज़ को लेके, तो मैं वो नहीं चाहता था, कोई रिस्क ही नहीं लेना मेरे को। तो मैं तो जब बात ही तब करता जब मेरा पेपर हो जाता था, तब मैं अपने इधर उधर जो साइड में बैठा था उनसे पूछता कि अच्छा एग्जाम कैसा हुआ, आपके कितने अटेम्प्ट बने, मेरे इतने रहे। तो मैं तभी बात करता, मैं पूरे एग्जाम में किसी से बात नहीं करता। तो जब आप इन लोगों से पूछते थे कि एग्जाम कैसा रहा, और सामने वाला बंदा बड़ी कॉन्फिडेंटली आपको बोल रहा है बहुत अच्छा हुआ, मतलब मैं तो क्लियर कर ही दूंगा, और आपके अंदर ऐसा होता था कि यही रीजन था कि मैं शुरू में किसी से बात नहीं करता कि अगर उसने शुरू में मेरे को बोल दिया ना कि इतने तो बहुत आसान है, मैं कर लूंगा ये, तो फिर मेरे को सेल्फ डाउट हो जाएगा कि यार पता नहीं मैं तो इतना नहीं कर पाया। हाँ, वही तो यही रीजन था, मैं शुरू में नहीं करता था। और बाद में मेरे को प्री में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, प्री इजीली क्लियर हो जाते थे, तो फिर मेरे को भी लगता था हाँ ठीक है। क्या सेकंड अटेम्प्ट में आपने ये सोचा था कि नहीं मैं तो ये क्लियर कर लूंगा? हाँ, सेकंड अटेम्प्ट में होता था, और सेकंड अटेम्प्ट में मेरे साथ ये भी हुआ आई गेस, जब मैं एसबीआई का ही एग्जाम देने गया था, एसबीआई पीओ प्री का, तो मेरे बराबर में जो बैठा हुआ था बंदा, उसका फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो मैंने तो शुरू में तो बात ही नहीं करी, तो जब खत्म हो गया एग्जाम तो उसके बाद जब उसने बात करनी शुरू करी तो मैंने बोला कि मेरे इतने अटेम्प्ट हो गए, तो वो शॉक्ड था, वो बोला कि इतने अटेम्प्ट कैसे हो गए? मैंने कहा नहीं हो जाते हैं, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। तो बोला अच्छा आपका सेकंड? मैंने कहा हाँ, जब आप सेकंड दोगे ना तो पता चल जाएगा कि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, और इट वाज प्रीटी इजी, तो आप कर सकते हो आसानी से। तो प्रीलिम्स के एग्जाम के बारे में बात करते हैं। तो जब आप एग्जाम दे, कुछ भी मुश्किलें या कुछ भी आई आपको कुछ सॉल्व करने में, एनी ऑफ द क्वेश्चंस विच आपने सोचा था कि अरे देख के तो कि ठीक है इजी है हो जाएगा, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो, वहीं अटक गए हो, ऐसा कोई क्वेश्चन? ऐसा मैम प्री में तो नहीं, प्री में मेरे साथ अगर होता भी था तो एक क्वांट्स में होता था, और क्वांट्स में अर्थमेटिक मेरे को बहुत डराता था, बहुत ज्यादा डराता था अर्थमेटिक। तो मैं, जैसे मैंने आपको बताया, मेरा अप्रोच यही रहता था पहली बार प्री में कि मैं अर्थमेटिक कम से कम करूंगा, और जितनी टेंशन नहीं लेनी है मेरे को उतनी ही हो जाएगा। हाँ कि मतलब मैं 2-3 क्वेश्चन भी कर लूँ, इतना हो जाए मैं पास कर लूंगा उस कट ऑफ को, तो बस दैट्स इट फॉर मी, और मैं उसमें खुश हो जाऊंगा। ठीक है। सो जब प्रीलिम्स के एग्जाम खत्म हुए तो आपने उसके अगले दिन से ही मेंस का तैयारी स्टार्ट कर दिया था, या फिर आपने कुछ दिन ब्रेक लेने के बाद आपने मेंस की तैयारी स्टार्ट करी? एग्जैक्ट, जैसे मैंने आपको बताया ना कि पहली बार जब मैंने प्री का पढ़ना शुरू करा था तो विद इन 1.5 मंथ में मेरा प्री का सिलेबस खत्म हो गया था, तो मैंने नेक्स्ट डे से मेन शुरू कर दिया था। तो जब मेरा प्री का एग्जाम हो गया था, मेरे को तब तक बहुत अच्छे से आइडिया था कि मेंस का पेपर कैसा आने वाला है, कितना टफ आएगा, कितना पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या चेंज हो जाएगा, क्योंकि प्री के क्वेश्चन होते थे मोस्टली 2 लाइन के 3 लाइन के, मेंस के क्वेश्चन है 6-7 लाइन के, आपको क्वेश्चन पढ़ने में 2-3 मिनट लग रहे हैं जितने में आप प्री का क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। करेक्ट। तो वो वाली चीज मेरे को पहले से आइडिया था, तो मैं उसकी प्रिपरेशन पहले करते हुए चल रहा था, क्योंकि एक और चीज होती है बैंक एग्जाम में कि जो प्री होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो उसके मार्क्स तो नहीं जोड़ने आपके,
तो इट्स बेटर कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके उससे आगे बढ़ो और जिसके मार्क्स आपके एड अप होने हैं फाइनल लिस्ट में आप उस पर ज़्यादा टाइम दो। तो मैं मेंस पे बहुत टाइम। सो राघव, अब मेंस की प्रेपरेशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। जैसे आपने बोला कि आपने मेंस का प्रेपरेशन प्री के टाइम से ही स्टार्ट कर दिया था, बट फिर भी जब अब आपको पता है आपके प्रीलिम्स खत्म हो चुके, अब आपका मेन फोकस इज मेंस, तो आपने उसकी प्रेपरेशन में क्या ऐसा एक्स्ट्रा ऐड ऑन करा? जैसे अब मेरा प्री का एग्जाम हो गया है तो एक तो मेरे को प्री वाली टेंशन नहीं थी, तो मेरे को रोज मॉक टेस्ट नहीं लगाने प्री वाले, तो मेरा उसमें टाइम सेव हो रहा है क्योंकि मैं साथ साथ मेंस तो लेके चल ही रहा था, चाहे मेरा प्री का एग्जाम हो चाहे इंटर कुछ भी हो, मैं मेंस पढ़ रहा था उससे पहले तक भी। तो अब मेरा वो वाला टाइम बच रहा था, तो मैं उसमें थोड़ा और मेंस ऐड करने लगा था कि मैं और ज़्यादा मेंस पढ़ लेता हूँ। फिर उसके बाद में मेंस के जो मॉक टेस्ट होते हैं ना वो भी काफ़ी लेंदी होते हैं एज कम्पेयर टू प्रीलिम्स, और फिर उसको एनालाइज करने में बहुत टाइम लगता है और आपके पास टाइम भी उतना ही कम है। है। और टाइम उतना ही कम है क्योंकि अब आपका प्री देने के बाद में विद इन 20 to 25 डेज में आपका रिजल्ट भी अनाउंस हो जाएगा और आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, और विद इन उसके 10 डेज में आपका मेंस भी हो जाना है। तो यू हैव मैक्स टू मैक्स 1 मंथ प्री का एग्जाम देने के बाद में, बिल्कुल जस्ट उसके बाद में। तो आपको उस 1 मंथ में आपको सब कुछ स्ट्रेटेजाइज करना है, और एक और चीज कि अब आपको करंट अफेयर्स और अच्छे से करना है क्योंकि अब वो भी ऐड अप हो गया इस एग्जाम के लिए, और बैंकिंग अवेयरनेस भी उसके साथ में। हाँ, तो आई रिमेंबर कि जब मेरा पहला अटेम्प्ट था तो मेरे को लगा कि करंट अफेयर्स इतना क्या पूछेंगे, बैंक का एग्जाम है तो दे मस्ट फोकस ऑन बैंकिंग अवेयरनेस मोर मेंस के एग्जाम के लिए। मैंने बहुत पढ़ा, मैं अब उस वाले टाइम पीरियड में जो मेरा प्री हो गया है और मेंस आने वाला है, मैं रेगुलरली पढ़ रहा हूँ बैंकिंग अवेयरनेस और ज़्यादा टाइम देके उस चीज़ को। और मैं करंट अफेयर्स उतना नहीं पढ़ रहा अभी, बस उसका नॉर्मली रिवीजन कर लिया, बाकी मैं वही कर रहा हूँ, और अपने नॉर्मल मॉक टेस्ट या फिर अपना डेली रीजनिंग मैथ्स वाला पार्ट। लेकिन मैं बैंकिंग अवेयरनेस पे ज़रूर ज़्यादा फोकस कर रहा था, ऐसा मुझे लगता है उसके लिए। तो मैंने अटेम्प्ट दिया अपना पहला वाला, और वहाँ पे मेरे से बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया था मेंस में, जो कि नहीं करना चाहिए किसी को भी। मैं बिना एक भी मॉक दिए मेंस का एग्जाम देने चला गया फर्स्ट अटेम्प्ट में, और दैट वाज द बिगेस्ट ब्लंडर वन कैन डू इन अ बैंकिंग एग्जामिनेशन, कि आप बिना मॉक लगाए जा रहे हो। आई रिमेंबर जब मेरा एग्जाम शुरू हुआ तो सबसे पहले रीजनिंग का सेक्शन खुल के आता है। मेरे को सिर्फ इतना आइडिया था पहली बार के अटेम्प्ट में जब मैं अपना मेंस का एग्जाम दे रहा था कि कट ऑफ लगती है बहुत कम, मतलब कट ऑफ जाती है 3 नंबर 4 नंबर आउट ऑफ 60 मेंस के एग्जाम। तो मैंने कहा इतना तो मैं कर लूंगा, इतनी तो अच्छे से पढ़ के आया हूँ मैं, ये तो मैं बहुत आसानी से क्लियर कर लूंगा। मेरे माइंड में एक वही वाली चीज़ थी। मेरा जब रीजनिंग का वो सेक्शन शुरू हुआ, मैंने पहला क्वेश्चन करना शुरू करा। मैं एग्जामिनेशन सेंटर में बैठा हूँ, मैं कोई मॉक नहीं दे के आया हूँ, मैंने देना शुरू करा। 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, मैं पहले क्वेश्चन पे ही अटका हुआ हूँ और वो नहीं हो रहा। 3 मिनट हो गए और वो क्लॉक तो चलती रहती है साथ साथ में, वो भी उल्टी चलती है तो और ज़्यादा डर लगता है उसका। तो 3 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए, मैं पहले क्वेश्चन पे अटका हूँ। अब थोड़ा सा पैनिक हुआ मैं, बट मैंने कहा ठीक है अभी तो बहुत सारा टाइम अभी पड़ा हुआ है और 3-4 नंबर ही तो लाने हैं, मैं अभी 2 क्वेश्चन करूंगा, इनमें से कोई से भी और हो जाएगा मेरा तो पूरा वो। मैं सेकंड क्वेश्चन पे आ गया, मैंने सेकंड करना शुरू कर दिया और मैं फर्स्ट छोड़ चुका हूँ, इतना टाइम वेस्ट करने के बाद मैंने फर्स्ट छोड़ दिया, मैं सेकंड पे आ गया हूँ और मैंने उसको ट्राई करा। 2 मिनट लग गए, 3 मिनट लग गए, सेकंड भी नहीं हो रहा। अब थोड़ा सा पैनिक और बढ़ गया क्योंकि एग्जाम में आप बैठे हुए हो, अब आपको लग रहा है कि चांस जा रहा है सामने से, साफ साफ दिख रहा है कि ऐसे तो नहीं हो जाएगा। और आपने टाइम भी उतना लगा हाँ, दिया, 6-7 वही वो वाली प्रॉब्लम आ जाती है कि आप टाइम लगा चुके हो और उसका आउटपुट कुछ नहीं निकला है, वो सब बर्बाद हो गया। मैंने कहा कोई नहीं, तीसरे वाले अटेम्प्ट पे कर लेते हैं। मैं तीसरे क्वेश्चन पे आया, मेरे से तीसरा भी नहीं हुआ और वहां तक मैं ऑलमोस्ट अपने 12 मिनट्स बर्बाद कर चुका था। और अब मैं बहुत ज्यादा पैनिक में हूँ, अब मुझे नहीं पता क्या होगा। अब मुझे लग रहा है कि अब तो 2 नंबर भी नहीं आएंगे, इसीलिए इसकी 2.5 नंबर कट ऑफ रखते हैं क्योंकि अब वो भी क्लियर नहीं कर सकते। अब मैं बहुत ज्यादा पैनिक में हूँ और मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन, मतलब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। शुरू के 6-7 क्वेश्चन तक ऐसे हुआ कि मैं हर एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन ट्राई कर रहा हूँ, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी जो मुझे नहीं करनी थी। मेंस में यू हैव टू बी वेरी सेलेक्टिव व्हाइल ड्यूरिंग योर क्वेश्चंस, क्योंकि आपको पता है कि 2 ही नंबर लेके आने, 4 ही नंबर लाने हैं, तो आप वही 4 क्वेश्चन करो ना जो आपसे हो पा रहे हैं, आप उन्हीं पर टाइम दो अपना, आप क्यों कहीं और वेस्ट कर रहे हो। तो दैट वाज द बिगेस्ट ब्लंडर जो कि मैंने पहले अटेम्प्ट में किया अपने मेंस के साथ में। दूसरे वाले में मेरे को पता था कि मैंने कहाँ गलती करी है, तो इस बार मैं वेल प्रिपेयर्ड होके अच्छे से मॉक देके, मॉक एनालाइज करके मेंस के मैं तब गया देने के लिए। लेकिन इस बार भी यही हुआ, जब मैं सेकंड टाइम आई रिमेंबर मैं एग्जाम दे रहा था, IBPS PO का मेंस था वो सेंटर में ना बहुत धीरे मतलब क्या होता है जब आप एग्जाम देने जाते हो वहाँ सेंटर में, तो एग्जाम शुरू होने से पहले वो आपका बायोमेट्रिक लेते हैं, तो वो बहुत धीमे धीमे काम कर रहे थे। एग्जाम 9 बजे से एग्जैक्ट शुरू होने वाला था और मैं देख रहा हूँ कि 9 बजे तक बच्चों की लाइन लगी हुई है, बच्चे पीछे खड़े हुए हैं जिनका बायोमेट्रिक नहीं हुआ और एग्जाम तो शुरू होने वाला है। और उस दिन उन्होंने सेंटर पे क्या करा था, पेन भी लेके जाना अलाउड नहीं करा था। वो बोले पेन हम आपको अंदर दे देंगे, आप अपना कुछ भी लेके नहीं जाएंगे एक्सेप्ट एडमिट कार्ड। तो मैं तो जाके ऐसे बैठा हूँ, और क्या होता है आपको शीट की जरूरत पड़ती है रफ वर्क करने के लिए, और पहला ही सेक्शन रीजनिंग का आएगा तो आपको शीट चाहिए ही चाहिए। उन्होंने शीट भी नहीं दी,
अभी पेन भी नहीं है मेरे पास में और सिर्फ 2 या 3 मिनट बचे एग्जाम शुरू होने में। मैं पैनिक होकर चारों तरफ देख रहा हूँ क्या कर रहे हैं बच्चे। कुछ बच्चे अभी भी पीछे खड़े हुए हैं बायोमेट्रिक के वेट में। उसके बाद में क्या हुआ, मैं देखता हूँ कि वहाँ पे सामने से कोई टीचर आया और उसने एक बॉक्स उठा के ऐसे सामने वाली टेबल पे रख दिया जो सबसे आगे रखी हुई थी। भीड़ लग गई विद इन सेकंड्स बच्चों की वहाँ, क्योंकि उस बॉक्स में पेन रखे हुए थे और बच्चे जाके ऐसे ले रहे हो। मेरे को कोई आइडिया भी नहीं, उन्होंने कुछ बोला भी नहीं कि आपको पेन लेना है यहाँ से। अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि मुझे पता मेरा 2 मिनट बाद मेरा पेपर शुरू होने वाला है, मेरे पास पेन नहीं है, मेरे पास रफ शीट नहीं है, मैं क्या करूँगा। और पेपर शुरू होने के बाद मेरे को कोई एक्स्ट्रा टाइम देने नहीं आने वाला अलग से, और ना ही कोई ये बात सुनेगा भी कि उन्होंने नहीं करा था। मैं इधर उधर भाग रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो फॉर्चुनेटली उस टेबल पे 3 पेन ऐसे अलग से रखे हुए थे, वो थोड़े यूज से पुराने से पेन थे, तो शायद किसी ने इसी वजह से नहीं लेंगे। तो मैं तो उसमें से एक उठा के ले आया, मैंने हाथ पे चला के देखा तो चल रहा है, और मैं वहाँ पे अब मैं अपनी सीट पाके शोर कर रहा हूँ, प्लीज़ कोई मेरे को शीट दे दो, प्लीज़ कोई मेरे को शीट दे दो, एग्जाम शुरू होने वाला है। तब इतने में वो देने आए शीट, और जब तक वो शीट देने आए, रिमेंबर 1 मिनट हो गया था, एग्जाम शुरू हो चुका है, 1 मिनट निकल गया मेरे हाथ में, अब शीट आई है। फिर वहाँ पे थोड़ा सा पैनिक हो गया था, लेकिन फिर मैंने संभाला, क्योंकि मेरे को याद था कि पिछली बार मैंने क्या बेवकूफ़ी करी थी, तो मुझे वो आपकी बार रिपीट नहीं करनी थी। तो मैंने अपने आप को काम डाउन करा और फिर दोबारा आराम से पेपर दिया। मतलब इट्स अ मस्ट कि यू शुडंट पैनिक, या अगर आप पैनिक हो भी रहे हो तो आप अपने आप को जल्दी से कंपोज करो और 2-3 मिनट के अंदर आप फोकस कर लो आपके एग्जाम के ऊपर। इतना टाइम नहीं होता है ना, आपको अपना पूरा कंसंट्रेशन बना के क्वेश्चन पढ़ना है, फिर वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अगर और उसके लिए काम माइंड बहुत जरूरी है। आप वरना पैनिक में ही रह जाएंगे कि मेरा अभी एक क्वेश्चन नहीं हुआ, 3 मिनट निकल गए, 4 मिनट। राइट, ठीक है। सो इंग्लिश से मैं वापस से स्टार्ट करूंगी। तो मेंस का लेवल क्या होता है इंग्लिश का? इज इट द सेम लाइक प्रीलिम्स? नहीं होता है तो उससे कितना ज़्यादा टफ होता है? तो अगर मैं उसको 1 to 10 की स्केल पे प्रीलिम्स को बोलता हूँ कि मान लीजिए प्रीलिम्स 10 तक की पावर का आता है, तो मेंस 100 तक की पावर का होता है। इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है प्री और मेंस का। बट द गुड थिंग वॉज कि मैं निमिषा मैम से इंग्लिश पढ़ रहा था, तो उन्होंने इस चीज़ को शुरू से ही फोकस करा था कि आप प्री और मेंस एक साथ करोगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप पहले प्री की ही प्रिपरेशन कर रहे हो। जैसे मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में ये वाला चीज़ हुई थी मेरे साथ में, कि मैं जिनको फॉलो करता था ना, वो इंग्लिश पढ़ाने से मतलब जब शुरू होती है प्री की प्रिपरेशन, तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच करवा रहे हैं। तो मैं नाउन पढ़ रहा हूँ, एडजेक्टिव पढ़ रहा हूँ, और मैं इसके नोट्स बना रहा हूँ, और एट ए टाइम आई रियलाइज कि ये बेवकूफ़ी है, इसका कोई यूज़ नहीं है। आज मेरा SBI PO क्लियर हो गया है, मैं कैमरे के सामने बैठ के बात बोल सकता हूँ कि मेरे को डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच नहीं आता, मेरे को एक्टिव पैसिव नहीं आता, इवन टेंस मेरे को बहुत कम आता है, बट आई क्लियर द एग्जाम जस्ट बिकॉज कि आपके पास में एक तो मेंटल स्टेट अच्छा होना चाहिए, आपको इंग्लिश हैबिचुअल हो आपके, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको क्वेश्चन का सेंस बनाना आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और आपको किस सेंस में उसका आंसर करना है। दैट्स इट। इंग्लिश में और कुछ नहीं काम आने वाला है। तो आपने इंग्लिश में ज्यादा टाइम भी नहीं दिया। हाँ, वही सेम जो मैं सिर्फ वही वो परफेक्शन वाली क्लास करता था डेली 1.5 घंटे वाली, वो भी 1.5x में, और एक वो अचीवर सीरीज जो आधे घंटे की मैम क्लास लेती थी, दैट्स इट, वही चलता था मेरा। ठीक है। सो एंड क्वांट्स का आपका कैसा प्रिपरेशन था? जो आप ऑलरेडी बता चुके हो, बट फिर भी मोर डिटेल, क्योंकि इसमें DI और अर्थमेटिक्स और ज्यादा एग्जैक्टली, क्योंकि अब जो DI का लेवल था ना, मतलब पहले जो प्री में DI आती है वो आती है नॉर्मली, आप जिस तरीके से आपको कोई भी डेटा दे दिया, फिर उस डेटा के रिगार्डिंग सिंपल क्वेश्चन, और हद से ज्यादा अगर बहुत ज्यादा टफ भी हो गया तो वो भी थोड़ा बहुत घुमा देंगे, वो इसका कुछ नहीं होता। तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है अगर वो टफ हो गया, बट उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता कि आपको बहुत ज्यादा मेंटल स्टेट परेशान कर देगी वो आके आपको। मेंस की DI बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि मेंस की DI कॉन्सेप्ट्स और अर्थमेटिक पे आती है। तो अब अगर आपने अर्थमेटिक छोड़ रखा है, जैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में करा था कि मैं नहीं ध्यान दे रहा था उस चीज़ को, तो वो बहुत प्रॉब्लम करने वाली है। तो वही हुआ मेरे साथ। जैसे इस बार मेरा IBPS PO का जब मेंस का एग्जाम था, तो आई रिमेंबर मैं एग्जाम देके बाहर निकला तो सब मेरे को ये बोल रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि काउंट की कट ऑफ 0 चली जाए, क्योंकि क्वेश्चन हो ही नहीं रहा किसी से भी। मैं मन में सोचा, मैंने कहा इतना तो बंदा नहीं हो, मैं तो 20 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आया हूँ, कैसे नहीं करके आया, ये बिल्कुल भी 0 करके आ रहे हैं। तो इट वाज बिकॉज कि मैं अर्थमेटिक पे अपने अच्छे से काम करके गया था एग्जाम में। और यही सेम चीज़ SBI PO के एग्जाम में इस बार मेरे साथ, जब मैं मेंस देने गया था, आई गेस मैं हार्डली 15 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आया था, बट आई नो कि वो 15 मार्क्स वर्थ इट होंगे, क्योंकि पेपर सच में बहुत ज़्यादा टफ था वो। अगर आप उसे प्री से कंपेयर कर लेते हैं तो, क्योंकि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स लगाने पड़ेंगे, और वो भी अर्थमेटिक वाले। मतलब अब आपका ऐसे जनरल अप्रोच पे काम नहीं चलने वाला है उस एग्जाम में। तो ये डिफरेंस आता है मेंस क्वांट की मेंस में और प्री में। ठीक है। सो इसी से मुझे रिलेटेड यह है कि IBPS PO के एग्जाम्स में सॉरी अलजेब्रा के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, तो क्या आप प्रिपेयर थे उसके लिए? हाँ, अलजेब्रा ऐसा बहुत हाई लेवल का अलजेब्रा नहीं था। अगर आपको बेसिक नॉलेज भी है तो आप वो कर सकते थे क्लियर। अलजेब्रा विद अर्थमेटिक बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो अगर आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है अलजेब्रा तो वो प्रॉब्लमेटिक तो होगा। अब मेरे साथ ये था कि जब मैं ग्रेजुएशन में था
तो DU में क्या होता है कि आपको अपने जो मेन सब्जेक्ट है, मेरे पास CS ऑनर्स था, तो उसके साथ में आपको फर्स्ट और सेकंड ईयर में एक एक्स्ट्रा जनरल इलेक्टिव करके सब्जेक्ट होता है, वो लेना पड़ता है। तो मेरे पास दोनों साल में मैथ्स था, तो मैं इतना फेमिलियर था अलजेब्रा से, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन तक पढ़ी थी, तो मुझे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई कि बहुत ज़्यादा हाइप कर देगा अलजेब्रा अगर एकदम से आ जाता है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है। सो आपकी स्पीड आपने बढ़ाने के लिए कुछ आपने कोई पर्टिकुलर टैक्टिक्स या स्ट्रैटेजी आपने यूज़ करी हो प्रिपरेशन? मेरे को तो एक ही तरीका लगता है कि यू हैव टू डू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। मैं डेली क्लास करता था, जैसे मैंने बताया, और मैं रिकॉर्डेड इसीलिए देखता था क्योंकि मुझे लगता था बहुत ज़्यादा टाइम बीच में ख़राब हो सकता है, तो लाइव देखने में कि बाई चांस अगर सर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो मेरे को लगता है मैं तो वो टाइम तो मैं बचा ही सकता हूँ ना, अगर सर सॉल्व करके दिखा रहे हो तो मैं बाद में भी सॉल्यूशन देख लूंगा। अगर मेरा आंसर ठीक है तो मेरे को उसकी भी नीड नहीं पड़ेगी, फिर तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्किप कर लूंगा। तो मैं रेगुलर ये क्लास अटेंड करनी जिसमें प्रैक्टिस करवा रहे हैं सर, और एग्जाम आने से पहले, जैसे स्पीड की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है प्री के एग्जाम में, तो मैं प्री के एग्जाम आने से ऑलमोस्ट 25 डेज और 1 मंथ पहले रेगुलर मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर देता था। तो मेंस के लिए भी आपने मॉक टेस्ट उतने ही, मतलब क्या आपने टाइमर लगा के उसको सॉल्व करा? एक्चुअली क्या होता है मेंस का, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत लंबा होता है, तो मैं करता, जो कि मुझे लगता है कि शायद गलत है, क्योंकि ये अप्रोच एग्जाम में प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। मैं एक सेक्शन देके करता, जैसे मेरे को क्वांट्स का सेक्शन देना है, अब क्वांट्स का सेक्शन 40 मिनट्स का होता है, तो मैं 40 मिनट के लिए बैठा हूँ, मैंने क्वांट्स कर लिया 40 मिनट तक, और फिर उसके बाद मैं उसे पॉज कर देता था, ऐसे मतलब जो मेरा मॉक टेस्ट चल रहा होता था। अब मैं उसके बाद ऐसे थोड़ा सा गैप ले लेता था, या मेरे को कुछ पढ़ना होता तो मैं वो पढ़ा, क्योंकि ऐसा होता है ना, वो 40 मिनट बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव होते हैं आपके लिए, जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो पूरी तरीके से ड्रेन आउट हो जाते हो। तो फिर मेरे को लगता है कि कुछ और कर लेते हैं साथ में, कोई क्लास वगैरह मैं नॉर्मली देख लेता हूँ, मैं कोई क्लास अटेंड कर लेता हूँ मेंस की, तो मैं इस तरीके से करता था। लेकिन जो अप्रोच प्री से था ऑब्वियसली उससे तो चेंज हो गया, क्योंकि प्री में मैं डेली 3 मॉक टेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ मुश्किल से 2 दिन में जाके मेरा एक मॉक टेस्ट पूरा होता था मेंस का। तो ये वाला डिफरेंस आता था कि क्वांटिटी कम हो गई है उसकी, बट क्वालिटी वही थी, क्योंकि मेरे को एनालिसिस में बहुत टाइम देना पड़ता था उसके, कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, या फिर जो क्वेश्चन मेरा नहीं हो पाया मुझसे, वो ऐसे मैंने कौन सा अप्रोच नहीं लगाया जो नहीं हुआ। जैसे आई रिमेंबर इस बार जो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था मेंस का, तो मेंस से पहले मेरे SBI PU मेंस से पहले मैं अपना मॉक टेस्ट दे रहा था। 45 मिनट्स का अराउंड क्वांट का सेक्शन होता है, 45 मिनट में वो मॉक टेस्ट खोल के बैठा रहा, क्वेश्चन पे स्किप करता रहा, पूरा ट्रेवल कर लिया 45 मिनट में। इट्स अनबिलीवेबल कि मैं एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया था। तो उस मोमेंट पे आई रियलाइज कि नहीं, एक काम करते हैं, अब ये थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, तो अपनी क्लास पे काम कर लेते हैं, मतलब क्लास में जाकर अपना बेसिक एक बार ठीक कर लेते हैं एग्जाम से पहले, क्योंकि अब वो वाली चीज़ ना बहुत प्रेशर बना देती है। अगर आप एग्जाम से 2 दिन पहले आप मॉक टेस्ट करके जा रहे हैं, उसमें मार्क्स कम आ गए, तो वो चीज़ बहुत परेशान करती है, दिमाग में रहती है कि यार मेरा मॉक ऐसा गया था, कहीं ऐसा एग्जाम में तो नहीं हो जाएगा। तो फिर जब मैंने ये देखा कि मेरे से एक भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है इतनी प्रिपरेशन के बाद भी, मैंने वहीं पे मॉक छोड़ दिया। उसके बाद मैंने फिर बैक टू क्लासेस, मैंने अपनी क्लास अटेंड करी नॉर्मल, अपने फाउंडेशन को और ज़्यादा बेटर हाँ, तो मैंने कहा कि मेरे को जहाँ पे लगता है कि जो ऐसे टॉपिक्स हैं मेरे अभी वीक लग रहे हैं मेरे को, तो मैंने उस पर काम करा और फिर प्रैक्टिस करी सेल्फ। फिर मैंने कोई मॉक नहीं दिया उस मॉक टेस्ट के बाद में। फिर उसके ऑलमोस्ट 1 वीक बाद मेरा मेंस का एग्जाम था और ठीक हो गया। मतलब ऐसा वो वाली सिचुएशन मुझे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड नहीं देखनी पड़ी जो कि मैंने उस मॉक टेस्ट में देखी थी। ठीक है। सो मेंस के एग्जाम लाइक बहुत पास आने से पहले क्या आपने मॉक टेस्ट फिर जो आप बोलते हो ना कि पॉज करके करा, वो आपने लाइक कंटिन्यूअस आपने कोई ट्राई करा था या आपने वो स्ट्रैटेजी तो एंड तक? वो पॉज करके रहता। ये सबकी पर्सनल हो सकती है कि जैसे कोई बोल सकता है कि नहीं भाई 3 घंटे तक बैठने की आदत होनी चाहिए आपको। मेरे को लगता है मैं वो बेरेबल कर सकता हूँ, वो मेरे लिए बेरेबल है कि मैं 3 घंटे तक मेरे को एग्जाम में बिठा के रखोगे तो एग्जाम वाले दिन तो मैं कर लूंगा, लेकिन मेरे को लगता था कि मैं बाकी दिन क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करूँ सेम चीज पे बैठ के। तो जब एग्जाम का दिन भी था तो आपको इतना एग्जॉस्टिव नहीं लगा? नॉर्मल था मेरे लिए। और एक और चीज थी कि मैं एग्जाम से 2-3 दिन पहले, मेंस के एग्जाम से स्पेशली, मैं मॉक नहीं देता था फिर और 2 दिन पहले तो मैं ऑलमोस्ट पढ़ाई बंद ही करता क्योंकि मुझे पता था जितना पढ़ना है पढ़ लिया। अब मैं इससे ज्यादा अपने आप को स्ट्रेस ही दूंगा, तो इससे बेटर है कि मैं कोई वेब सीरीज देख लूं, अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर चला जाऊं ऐसे घूमने के लिए, ऐसे बाहर इन द सेंस की सिटी में ही, नॉर्मल मार्केट वगैरह में, या फिर अपना बैठ के घर पे वेब सीरीज देखो, नींद पूरी करो अच्छे से, बस यही रहता था। सो बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम्स के टाइम पे कौन से आते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है पर्सनली कि करंट अफेयर्स से ज़्यादा पार्ट आता है। बैंकिंग अवेयरनेस इज मोर ऑफ अ इंटरव्यू थिंग, कि वो इंटरव्यू में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या फिर अगर उसमें भी आते हैं वो मेंस के एग्जाम में तो वो उसके पर्सपेक्टिव करंट अफेयर से रिलेटेड ज़रूर होता है। अगर बैंक की कोई ऐसी न्यूज़ है जो कि करंट अफेयर में चल रही है तो उससे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वरना तो बैंकिंग अवेयरनेस का आई डोंट थिंक सो कि बहुत बड़ा चंक आता है मेंस के एग्जाम में। इट्स मेनली करंट अफेयर्स रिलेटेड टू बैंकिंग। ओके, सो जब आप मेंस का एग्जाम कंप्लीट करके बाहर आए थे और आपने लोगों से बात करी या लोगों को सुना होगा कि उनका एग्जाम तो थोड़ा सा ऐसा था कि शायद मेरा क्लियर होगा नहीं होगा, कुछ ऐसे अजम्पशंस थे आपके?
ये मैं आपको कंपैरेटिवली बता सकता हूँ, जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मेरे को कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि मेरा वो पहला अटेम्प्ट था और मेरे फ्रेंड सर्कल में जिससे मैं उस टाइम पे कांटेक्ट में था कोई बैंक की प्रिपरेशन नहीं कर रहा था। तो मुझे नहीं पता था कितने अटेम्प्ट सेफ अटेम्प्ट्स होते हैं या एग्जाम का लेवल कैसे चेक करना होता है, और मैंने मॉक भी नहीं दिए थे तब तो मैं बस दे के आ गया। मेरे को घर से कॉल आया पापा का कि हाँ कैसा हुआ एग्जाम, तो मैंने बोला हाँ ठीक हो गया। तो बोले ठीक क्या होता, मतलब तू अच्छा करके आया है या बेकार हो गया कुछ तो मैंने कहा नहीं ऐसा मेरे को कोई आइडिया नहीं है, पर ठीक हो गया। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी पहले टाइम वाले में कि मेरा मेंस क्लियर होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मेरा रीजनिंग में बहुत ब्लंडर हो गया था। हाँ वो तो मेरे को वही लग रहा था, मैंने कहा यार शायद रीजनिंग में बाहर हो जाऊंगा मैं तो आपकी बार में, क्योंकि आपको IBPS में ये होता है कि आपको सेक्शनल भी क्लियर करनी है और फिर ओवरऑल भी। SBI में आपको सिर्फ ओवरऑल क्लियर करनी होती है। तो पहली बार तो मेरा IBPS ही था, तो मेरे को लगा कि शायद नहीं हो पाएगा। बट जब मेरा रिजल्ट आया तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, मैं बाहर था तो मेरे भाई का मेरे पास कॉल आया, वो बोला कि तेरा रिजल्ट आ गया तूने चेक करा। मैंने कहा नहीं मैं तो सो के ही उठाऊं अभी। ये फर्स्ट अटेम्प्ट का। हाँ तो उसने बोला फटाफट चेक कर, मैं अभी कॉल पे ही हूँ। मैंने चेक करा, अब मैं कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मेरा क्लियर हो जाएगा, बट आउट ऑफ नोवेयर वो एग्जाम क्लियर हो गया। और मैं आई वाज ऑन क्लाउड 9 कि भाई साहब ये क्या हो गया, ये तो मतलब उम्मीद ही नहीं थी। अब मुझे लग रहा है कि नहीं वो होता है ना, वो डेस्टिनी कॉल कर रही है आपको, तो मुझे लग रहा है कि आप बैंक बुला रहा है कि भाई साहब आप आइए और बैठ के काम करिए हमारे यहाँ पे। तो ये हुआ था मेरे साथ पहली बार के मेंस में। दूसरी बार का जब मैं मेंस देने गया था इस बार का, तो मैंने इस बार तो मॉक भी दिए थे अच्छे से, और अब काफ़ी अच्छा वो हो गया था एक्सपीरियंस मेरे को 1 साल का उस टाइम तक, तो कि प्रिपरेशन करते हुए बाकी टीचर्स की बातें सुनते हुए, और फिर मैं एग्जाम के रिव्यूज़ वगैरह देखने लगा था। तो मेरे को जब मैं इस बार का IBPS PO दे के निकला तो मेरे को पता था कि पेपर तो पहले से टफ है, काफ़ी टफ है, क्योंकि पिछली बार बहुत ईजी पेपर था। जहाँ तक वो अगर मैं पहली बार ब्लेंडर ना करता तो आई गेस हो जाता मेरा पहली बार। लेकिन इस बार तो एक्चुअली हाँ, इस बार पेपर एक्चुअली में बहुत टफ था। मतलब अगर बच्चे ये कह रहे हैं कि क्वांट की 0 भी कट ऑफ रह सकती है तो इट वाज प्रीटी टफ। लेकिन मेरे को इस बार उम्मीद थी कि ये तो मेरा हो जाएगा। और सेम SBI में मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं SBI PO का मेंस देके निकला तो आई वाज इन दिल्ली में सेंटर था मेरा, तो मैं एग्जाम देके निकला तो मेरे भाई का कॉल आया मेरे पास में फिर से, वो बोला कैसा हुआ। तो मेरे को नहीं पता था कि कैसा हुआ कैसा, मेरे को अभी इस बार भी वही मिक्स फीलिंग आ रही थी SBI के टाइम पे। मैंने बोला मैंने ऐसे अराउंड 84-85 अटेम्प्ट्स करे हैं। तो कह रहा दोबारा बोल, दोबारा कितना बोला तूने? मैंने कहा 84-85। तो मेरी पूरे जो प्रिपरेशन रही है ना इस करियर में, मेरा भाई मेरे से ज़्यादा एंथुसियास्टिक रहा है मेरी प्रिपरेशन के लिए। उसका ही रहता है कि मेरे एग्जाम का रिजल्ट कब आने वाला है मुझे नहीं पता होगा, लेकिन वो उस दिन से देखना शुरू कर देता था जिस दिन एग्जाम हो गया कि अब उस दिन रिजल्ट आएगा। तो उस दिन भी वो वही कर रहा था, मेरा SBI PO मेंस का एग्जाम खत्म हुआ तो रिव्यू आने लगते हैं, वो बैठ के रिव्यू देख रहा है, मैं नहीं देख रहा हूँ वो देख रहा है। तो उसने मेरे से पूछा कितने अटेम्प्ट करे तो मैंने कहा 84। बोला दोबारा बता, तो मैंने कहा 84 करे हैं, अराउंड 84-85। तो कह रहा भाई ये तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। मैंने कहा तुझे कौन बता रहा, तू कौन सा पेपर दे रहा था? तो वो बोला नहीं मैं यहाँ सबके रिव्यू देख रहा हूँ, तो कह रहे हैं कि SBI का एग्जाम तो बहुत टफ था इस बार का, बहुत ज़्यादा ही, मतलब ऐसे अगर आप 70 भी अटेम्प्ट प्लस कर रहे हो तो इट्स वेरी गुड थिंग। मैंने कहा ठीक है यार अब हो गया, अब तो प्रिपरेशन करते हुए इतना टाइम हो गया था तो मेरे को तो इतना पता नहीं लगा, बट ठीक है। तो इस तरीके से फिर मेरा इस बार का मेंस हुआ। आपने इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे करा? आपने कोई मॉक इंटरव्यूज दिए थे इसके लिए? नहीं, मैंने मॉक इंटरव्यूज नहीं दिए। मैंने मतलब दोनों ही बार में, जब फर्स्ट अटेम्प्ट भी था सेकंड अटेम्प्ट भी था, मैंने सिर्फ यूट्यूब पे मॉक्स की वीडियोस देखी थी। उसके अलावा जैसे इस बार क्या हुआ था, जब मेरा IBPS का इंटरव्यू आने वाला था तो उससे पहले ना टीचर्स जैसे वीडियोस बनाते रहते हैं नॉर्मली भी, तो उससे कुछ दिन पहले ही RRB का एग्जाम का रिजल्ट आउट हुआ था। तो जो आशीष सर थे जिनसे मैं क्वांट्स पढ़ता था, वो ऐसे कुछ बच्चों के साथ में इंटरव्यू कर रहे थे जिनका क्लियर हो गया था RRB का। तो वहाँ उन्होंने कुछ बच्चे थे जो बोले कि सर हमारा IBPS का भी इंटरव्यू है। तो तब मेरा भी इंटरव्यू था, तो मैं ऐसी वीडियोस देखता रहता था। तो सर ने एक बात बोली कि इंटरव्यू का ना हम लोगों में डर इसलिए बहुत ज़्यादा हो गया है कि हम अपने एल्डर से बात नहीं करते हैं आज के टाइम में, हम सिर्फ अपने फ्रेंड सर्कल तक ही रह जाते हैं, हम अपने घर के बड़ों से बात नहीं करते। तो हमें नहीं पता रहता जब हम इंटरव्यू में जाते हैं, क्योंकि सारे पैनलिस्ट बहुत एजेड होते हैं, मतलब अराउंड 45 से 60 के बीच में होते हैं वो लोग। तो हमको पता ही नहीं होता उनसे कैसे बात करनी है, किस तरीके से कंफर्टेबल रहना है उनके अराउंड। तो उन्होंने यही बात बोली कि हम लोग ये जो जनरेशन है मेरी वाली, ये शायद हम ये बहुत कम कर दिया है हमने, और इस चीज़ को लेके हम बहुत ज़्यादा पैनिक में रहते हैं इंटरव्यू के टाइम पे। तो मुझे लगा अच्छा ऐसा है। तो मैं अपनी दादी के साथ, जैसे मेरी दादी हमारे घर पे ही रहती है साथ में, तो मैं फिर अपनी दादी से थोड़ा एक्स्ट्रा बात करने लगा। ऐसे रात में सोने से पहले मैं उनसे बात कर रहा हूँ, तो एक बार उन्होंने पूछा भी कि तू इतनी बात तो पहले नहीं करता था। तो आई वाज लाइक कि नहीं ऐसा मेरे को ठीक लग रहा है, ऐसा बात करने में ऐसा कंफर्टेबल वाली फील आ रही है, तो ठीक है। तो फिर उनके एक्सपीरियंस वगैरह पूछता रहता था, तो वो चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बना दिया था कि आप अपने एल्डर्स के अराउंड किस तरीके से बैठ सकते हो, कैसे बात कर सकते हो, किस तरीके से अपना कोई भी आंसर इस तरीके से फ्रेम कर सकते हो कि उन्हें हर्ट भी ना हो, और अगर आपको नहीं पता वो चीज़ तो आप ऐसे मना भी कर सको। तो मतलब ये स्ट्रैटेजी एक्चुअली हेल्पफुल होती है। एग्जैक्टली, इट इज़ हेल्पफुल। मेरे को तो बहुत ज़्यादा हुई, और आई मस्ट से कि सबको ही ट्राई करना चाहिए, हेल्पफुल रहेगी। Talk to your elders to clear the interview. Exactly. It's very necessary.
और जैसे आपने बोला इट इज़ एक्चुअली ट्रू, क्योंकि कंफर्टेबल आप कंफर्टेबल लेवल में आ गए। अगर आप बड़े से बात करें तो आपको पता है किस तरीके से बात करनी है, क्या चीज़ बोलेंगे तो सही होगी, क्या चीज़ बोलेंगे तो उनको आपको पता हो जाता है कि आप कितने एक्सटेंट तक किसी चीज़ का आंसर दे सकते हैं। एग्जैक्टली, और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। राइट। सो जब आप एक्चुअल इंटरव्यू देने जा रहे थे या वहाँ पहुँच गए थे, तो तब आपकी फीलिंग है, वर यू वेरी नर्वस या फिर यू वर लाइक कि नहीं हो जाएगा, कोई नहीं, इतने सिंपल एटिकेट्स तो आई नो हाउ टू टॉक। जैसे अब मैं आपको अपने पहले इंटरव्यू का वो बताता हूँ, जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में दिया था, तो पहले तो मेरे को यही वो नहीं था कि मेरा मेंस क्लियर हो जाएगा, लेकिन हो गया। तो अब मेरे दिमाग में बस वही चीज़ चल रही है, बस इंटरव्यू ये तो मैं क्लियर कर लूँगा, ये तो बहुत आसान होता है, हो जाएगा ये तो उस टाइम पे मेरे माइंड में यही था कि ठीक है, बस मैं अपना बैंकिंग अवेयरनेस अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ। और फिर मैंने जैसे मॉक्स देखे थे यूट्यूब पे, तो उसमें ये होता है कि आप अपने माई सेल्फ वाले पोर्शन पे थोड़ा ज़्यादा अच्छे से वर्क करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वहीं से फ्रेम होने वाले हैं। तो आप जितना ज़्यादा उस पर काम करोगे, जितना डीप में आप जा सकते हो, आप वहाँ तक जाओ, क्योंकि इंटरव्यू में कुछ भी हो सकता है। जैसे आई रिमेंबर, मैंने किसी टीचर का ही सुना था, उन्होंने बोला कि इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं वो तो उन्होंने बोला कि अगर इंटरव्यूअर का मूड ठीक है तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बेटा आपके मामा जी का क्या नाम है। लेकिन अगर उसका मूड खराब है या कोई और भी बात है, तो वो आपसे पूछेगा कि उसके मामा जी का क्या नाम है। तो आप कितनी भी प्रिपरेशन कर लो, आप उसके मामा जी का नाम तो नहीं जान सकते हो। तो ये वाली चीज़ मेरे दिमाग में थी कि पहले से ही अपना माई सेल्फ इतना अच्छे से कर लीजिए आपकी अपना, जब आप इंट्रोडक्शन दोगे उनको, कि उन्हें अगर कोई भी क्रॉस क्वेश्चन करना हो तो वहीं से करें, और अगर वो उससे बाहर जाते हैं तो फिर वो बैंकिंग अवेयरनेस तक ही रहें, इससे ज़्यादा किसी और स्कोप पे ना चले जाएं। तो मैंने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा था। तो जब आप वहाँ पे थे तो यही आप क्वेश्चंस आप रिवाइज कर रहे थे कि माई सेल्फ में अगर उन्होंने पूछा तो हाउ वुड आई से? हाँ, ये वाली चीज़ रहती है, लेकिन मेरे को लगता है कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं आई रिमेंबर जब मैं बाहर बैठा हुआ था इंटरव्यू रूम के, तो एक तो वो वाला फंडा मेरा अभी भी क्लियर था, मुझे किसी से बात नहीं करनी अनलेस मेरा इंटरव्यू नहीं हो जाता। मैं उसके बाद सबसे बिल्कुल अच्छे से बात करूंगा, अपना पूरा एक्सपीरियंस बता दूंगा, लेकिन मैं उससे पहले किसी का अच्छा जाता है, बुरा जाता है, आई डोंट केयर। और मैं वहाँ पे सिर्फ अपना ऐसे बैठा रहूंगा, आराम से ऑब्जर्व करता रहूंगा क्या हो रहा है। तो मेरा पहला इंटरव्यू इसी तरीके से जब चल रहा था, तो मैं उस टाइम मेरे माइंड में यही वाली चीज़ें थी बाहर बैठ के, कि मैं माई सेल्फ का ऐसे आंसर दूंगा, जब मुझसे पूछेंगे अपना इंट्रोडक्शन दो, अगर उन्होंने मेरे से क्रॉस क्वेश्चन कर लिया तो मैं ये बोल दूंगा। लेकिन आई रियलाइज कि ये बहुत गलत होता है। आप इतना ज़्यादा पैनिक में रहते हो ना, तो आपको वो चीज़ रहती है, अगर आप वही बात मतलब अगर यही चीज़ अगर बाहर रिवाइज कर रहे हो, तो देयर आर चांसेस कि आप वहाँ जाके ना एकदम से शुरू हो जाओगे यही बोलना, चाहे क्वेश्चन ये ना हो, चाहे वो पहले आपसे कुछ यही पूछ लें कि अच्छा आपने ग्रेजुएशन कहाँ से करी, लेकिन आप तो वही शुरू कर देंगे, माई सेल्फ ये मैंने तो ये करा है, मैंने वो, तो वो चीज़ बहुत गलत हो जाती है। तो इट्स बेटर कि आप काम और कंपोज रहो, तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर है। तो आपने वहाँ पे मतलब इस स्ट्रैटेजी को अपनाया कि वहाँ पे बैठा हूँ तो अभी जस्ट आई थिंक कि मुझे इंटरव्यू देने जाना है, उसके अलावा मेरे दिमाग में कोई क्वेश्चंस नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई प्रिपरेशन नहीं, कुछ नहीं, जो होगा वहाँ जाके ही पता चलेगा। एग्जैक्टली। जैसे इस बार जो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था इंटरव्यू वाला, तो जब मेरा SBI PO का इंटरव्यू था, तो तब तक मेरे को 2 इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था, लास्ट ईयर का IBPS PO और इस ईयर का भी IBPS PO। तो मैं अब जब इंटरव्यू रूम के बाहर बैठा हुआ हूँ, और आई रिमेंबर इस बार मेरा इंटरव्यू सबसे लास्ट में था, मैं अकेला बच्चा बचा हुआ था वहाँ पे, और मेरा इंटरव्यू शाम को 6:45 बजे था। मैं दोपहर 12 बजे का वहाँ पहुंचा हुआ था लोकल हेड ऑफिस में SBI के। शाम के 6:45 बजे सब जा चुके हैं जितने मेरे साथ में इंटरव्यू देने आए, तो मैं अकेला बैठा हूँ। और उस चीज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था कि यार ये तो बहुत लेट हो गया है, अब कहीं वो भी ऐसे ऑब्वियस बात है, हाँ, वो सुबह से इंटरव्यू ले रहे हैं, तो वो पता नहीं कुछ उल्टा सीधा ना पूछ ले मेरे से, ऐसा जो मेरे को कोई आइडिया ही ना हो, या मैं ही ब्लंडर ना कर जाऊं। तो वो वाली चीज़ मेरे दिमाग में चल रही। तो मैंने क्या करा, मैं ऐसे बाहर बैठा हुआ था, मैंने कहा कि ठीक है, ऐसे मेरे को क्योंकि म्यूजिक बहुत पसंद है, तो मैंने कहा मन में ऐसे गाना सोच लेता हूँ, वही गा लूंगा बैठ के यहाँ पे। लिटरली मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा। आई वॉज थिंकिंग कि कौन सा गाना है, मेरे को गाने का नाम याद नहीं आ रहा, मेरे को कोई लिरिक्स याद नहीं आ रहा, मैं इतना परेशान होकर बैठा हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा ठीक है, अब जो होगा देखा जाएगा, और फिर बस यही सोच के मैं चला गया अंदर इंटरव्यू देने। तो राघव, इंटरव्यू में जब आप अंदर गए तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? उन्होंने किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे? कुछ ऐसा कुछ फंबल हुआ? और एक और चीज़ आती है कि बहुत सारे बच्चे जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ब्लैंक हो जाते हैं एकदम, सामने वाले उससे क्वेश्चन पूछते हैं, और जब उनको ये दिखता है कि आप में कॉन्फिडेंस कम है तो वो और ऐसे क्वेश्चंस डालते हैं ताकि आप थोड़े से प्रेशर में आ जाओ। सो ऐसा आपके साथ हुआ? जैसे मेरे पास इस बार मैंने 2 इंटरव्यू दिए थे, IBPS PO और SBI PO। IBPS PO को मेरा पहला इंटरव्यू था, तो आई रिमेंबर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि मैं पहले से ही वो मेरे माइंड में वो चीज़ चल रही थी, बैक ऑफ द माइंड, कि मेरे को इंट्रोडक्शन ऐसे देना है, मुझे ये बताना है। तो मैं जैसे ही वहाँ गया ना, तो मैं उस स्टेट में था कि हाँ आप मेरे से क्वेश्चन पूछे, मैं बता दूंगा जो आपने अभी बताया। हाँ, लेकिन उन्होंने मेरे साथ क्या करा, वो मुझसे बोलते हैं कि बेटा आप आराम से बैठ जाइए। तो वो चीज़ मेरे को लगा कि वहाँ से थोड़ा सा नेगेटिव हुआ। फिर उन्होंने मेरे को कंफर्ट फील कराया, ऐसे थोड़ा सा बोले पहले आप एक काम कीजिए, आराम से बैठिए पीछे होके चेयर पे। तो मैं बैठा,
फिर मेरे से पूछा आर यू कंफर्टेबल, मैंने कहा यस सर। तब उन्होंने क्वेश्चन करने शुरू करे। तो जो मैं बता रहा था ना कि ये नहीं करना होता है कि आप पहले से सोच के चलो, तो उसकी ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि मेरे को इस बार लाइव एग्जांपल भी हो। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि मैं उसी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ वो चीज़ हो चुकी है। तो ये नहीं करना चाहिए। इट्स बेटर कि आप ऐसे बिल्कुल काम और कंपोज होकर बाहर बैठो और उसके बाद वैसे ही अंदर जाओ, फिर नॉर्मली बात करो। और जैसे आपने पूछा ना कि क्वेश्चन का अगर आपको आंसर नहीं आता है, तो जैसा मैंने फील करा 3 इंटरव्यू देने के बाद में, बहुत ही ना फ्रेंडली इन्वायरमेंट में वो इंटरव्यू करवाते हैं। तो अगर बाई चांस आपसे कोई आंसर नहीं आ रहा है ना, तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि आपको इस तरीके से सपोर्ट करें कि आप कुछ तो बताएं उसके रिगार्डिंग, अगर आपको जो भी नॉलेज हो उसके अराउंड में। और बट अगर आपको नहीं पता होता तो आप सिंपली ये बोल सकते हैं कि सॉरी सर, आई कांट रिकॉल इट एट दैट मोमेंट, तो मैं घर जाके इसको ज़रूर पढ़ूंगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव इंप्रेशन भी जाता है कि अगर मेरे को अभी नहीं आता है तो मैं इतना ईगर हूँ कि मैं घर जाके वो चीज़ देखूंगा कि मैं क्या नहीं समझ पाया और उसका आंसर क्या हो सकता है। तो इस तरीके से रिप्लाई देना विल बी अ गुड थिंग। सो इंटरव्यू में क्या बेसिकली वो लोग क्या देखते हैं जब आप इंटरव्यू देते हो, तो किस तरीके से आंसर आप मतलब देना चाहिए? सी, आप इंटरव्यू देने तब जाते हो जब आप प्री और मेंस दोनों क्वालिफाई कर चुके हो। तो वो नॉलेज तो ऑब्वियसली नहीं टेस्ट करने वाले क्योंकि वो कर चुके हैं। आप ऐसे ही उठ के इंटरव्यू देने नहीं आ गए, आपने मेंस तक क्लियर कराया और मेंस नहीं क्लियर होता बहुत सारे बच्चों से। तो इंटरव्यू के टाइम पे वो सिर्फ ये चेक करते हैं, जैसा मेरे को फील होता है, अब आई डोंट नो कि एग्जैक्टली ये भी है नहीं। अब क्योंकि आप एक ऑफिसर पोस्ट के लिए बैंक में जा रहे हैं या फिर किसी भी इंटरव्यू के लिए अगर आप जाते हैं, तो अगर आप एक ऑफिसर पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो दे आर ये उनका एक जनरल पर्सपेक्टिव है कि आपको जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए वो एट रैंडम आपके पास ये वाला अप्रोच हो कि अगर कल को आप बैंक की ब्रांच में बैठे हुए हैं और ऐसा कोई कस्टमर आ जाता है जो कि नॉर्मली किसी से ठीक से बात नहीं कर रहा है या थोड़ा गुस्से में है, हाँ, ये उसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है, तो आप उस सिचुएशन में कैसे काम करोगे? क्योंकि आप वहाँ पे अपने बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप पूरे के पूरे बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और अगर आपने कुछ ऐसा गलत कर दिया उस मोमेंट पे तो इट विल बी अ ब्लेटेंट ऑन द होल बैंक। तो वो बैकफायर, या एग्जैक्टली, तो वो आपके ब्रांड नेम को भी प्रॉब्लम कर सकता है बैंक के। तो वो वही चीज़ चेक करते हैं कि बच्चा उस एडवर्स सिचुएशन में अपने आप को हैंडल कर सकता है, काम और कंपोज रख के उस चीज़ को सॉल्व कर सकता है नहीं। आई गेस बस यही चेक करना होता है उनको और कुछ नहीं। क्योंकि ट्रेनिंग वो उसके बाद में दे देंगे आपको कि बैंक में कैसे काम करना है, क्या काम करना है, वो सब सिखा देंगे। नॉलेज वो आपकी टेस्ट कर चुके हैं प्री और मेंस में। अभी वो सिर्फ आपका वो कैलिबर देखना चाहते हैं कि आप सिचुएशन हैंडल कर सकते हो रियल टाइम में या नहीं। तो आपसे जनरल क्वेश्चन पूछे थे या समथिंग रिलेटेड टू बैंकिंग? जैसे कि मेरा जो IBPS PO वाला हुआ था उसमें तो मेरे से मिक्स क्वेश्चन पूछे थे, मतलब बैंकिंग से भी क्वेश्चन पूछे, मेरी हॉबी से भी क्वेश्चन पूछे, नॉर्मली मेरा इंट्रोडक्शन भी लिया था। लेकिन जब मैं इस बार SBI का देने गया तो जैसे मैंने बताया मेरा सबसे लास्ट में था, इट वाज ऑलमोस्ट 6:45 जब मैं अंदर गया उस रूम में इंटरव्यू के लिए। तो उन्होंने ऐसे मेरे से पूछा कि अच्छा आपके फादर क्या करते हैं, आप कहाँ से हो और आपने ग्रेजुएशन में क्या करा। ये शुरू में 3 बेसिक क्वेश्चन थे। उसके बाद उनके पास में मेरा एक बायोडाटा फॉर्म होता है SBI के इंटरव्यू के लिए, राइट। तो वहाँ पे मेरी हॉबी लिखी हुई थी। तो उन्होंने मेरी हॉबी पढ़ी कि मेरे को जियो पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं इंटरनेशनल रिलेशन पहले से पढ़ रहा था बैंकिंग में आने से। बस उन्होंने वो पढ़ा और उसके बाद में उन्होंने मेरे से पूछा अच्छा आपको जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, मैंने कहा यस सर। वहाँ से अगले 12 से 13 मिनट तक मेरा पूरा इंटरव्यू अराउंड वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स चला है। सब कुछ उन्होंने से वही पूछा और वो चीज़ मेरे लिए फेवरेबल थी क्योंकि मेरे को सही में वो अच्छा लगता था, मैंने इसलिए अपनी हॉबी में लिखा। तो उन्होंने मेरे से जो भी क्वेश्चन करे ऑलमोस्ट मैंने सबका ही आंसर कर दिया। बीच में जैसे आपने पूछा कि मैं फंबल हुआ, तो जैसे वो क्वेश्चन आ जाते हैं ना कि अब मैं मान लीजिए मैं उनसे ब्रेक्जिट का इशू डिस्कस कर रहा था, तो उन्होंने एकदम से मेरे पूछा कि अभी ब्रिटेन में क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो उस टाइम पे ब्रिटेन का जो एक प्रोविंस है स्कॉटलैंड, वो चाहता है कि उसे अलग होना है, राइट। तो उन्होंने बोला अच्छा तो बताइए फिर स्कॉटलैंड के अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नए बने हैं उनका नाम बताइए। मैं पढ़ रहा था, मतलब इंटरव्यू में जाने से पहले मैं ये चीज़ पढ़ के गया था क्योंकि करंट में थी, बट मैं उस मोमेंट पे भूल गया वो चीज़। तो मैंने बोला सॉरी सर वो तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो बोले इट्स ओके। तो ऐसा 2-3 बार हुआ जब उन्होंने स्पेसिफिक कोई चीज़ मेरे से पूछ ली कि जैसे उस टाइम पे भूटान के किंग इंडिया आए हुए थे, तो बोले उनका नाम बताइए। अब काफ़ी टफ नाम था तो मैं तो भूल ही चुका, तो मैंने कहा सर सॉरी मेरे को तो सिर्फ सरनेम याद है। तो बोले कोई बात नहीं। लेकिन इट इज बेटर टू से कि मुझे नहीं आता rather than giving a wrong answer। आप वहाँ पे ये इंप्रेशन मत डालिए कि उनको एक बार भी ये लगे कि आप उनके सामने वो बन रहे हैं जो आप नहीं हैं। अगर आपको नहीं पता है तो इट्स सिंपल कि सॉरी सर मैं इसको बाद में देखता हूँ, घर जाके मैं इसके बारे में जरूर पढ़ूंगा, ऐसे बोल के आप उसको बोल सकते हो। गॉट इट। राघव, सो मेंस में आपका जुड़ जाता है बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, और ये दोनों ही बहुत वास्ट टॉपिक्स है। इसमें मतलब एक बंदा जो डूब जाता है फिर वो डूब ही जाता है, क्योंकि इसमें डेट्स है और होते हैं वर्ल्ड वाइड, राइट। और 1 घंटे में ही इतने इंसिडेंट हो जाते हैं कि ट्रैक रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आपने इसको कैसे आपने कैसे मैनेज किया विद द अदर सब्जेक्ट्स एज वेल?
इसकी ना प्रिपरेशन मैम मैंने इसलिए करंट अफेयर्स की फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे स्टार्ट कर दी जिस दिन मेरी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन शुरू हुई थी, क्योंकि मेरे को पता था अगर मैं इसको कंपाइल करके रखूंगा कि मैं अपना प्री का एग्जाम देने के बाद करता हूँ तो इट विल बी अ वेरी बिग बर्डन कि मेरे को पुराना सारा पढ़ना पड़ेगा, फिर मेरे को रिवाइज करना पड़ेगा, फिर उसको याद भी रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में आंसर भी तो करना है। तो आई रादर चूज कि मैं शुरू से ही इसकी प्रिपरेशन करता चलूंगा और मैंने यही करा। मैं वेरी फर्स्ट डे से करंट अफेयर पढ़ता था। तो ऐसा होता है कि रेगुलर करंट अफेयर्स होती थी, तो इस चीज़ के लिए मैं तो ये बोलूँगा कि मैं तो कंप्लीटली अपने टीचर पर रिलाई करता था क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, तो वो वही चीज़ कराएंगे एक तो जो कि इंपॉर्टेंट होगी और मेरे से ज़्यादा ही जानते होंगे वो उस चीज़ के बारे में। तो मैं ऑब्वियसली बस उनका लेक्चर देखता था, फिर उसके बाद में मैं रेगुलर नोट्स बनाता था। तो आई रिमेंबर कि जो मेरा जो फ्री टाइम मेरे को मिलता था दिन भर में प्रिपरेशन का, वो यही होता था कि जैसे मेरी क्लास चल रही है तो मैं उस टाइम स्क्रीनशॉट लेता था। मैं फ़ोन से करंट अफेयर्स की क्लास अटेंड करता था, मैंने उसके स्क्रीनशॉट ले लिए और फिर शाम में, मतलब ये वाली क्लास सुबह लेके मैं शाम को लगभग 7-8 बजे के अराउंड डेली बैठता था पेपर लेके और मैं प्लेन शीट पे जो मैंने सुबह स्क्रीनशॉट्स लिए हैं उसमें से मेरे को जो क्रिस्प न्यूज़ लगती थी मैं वो सब नोट डाउन करता था। और उस मोमेंट पे मैं या तो बैकग्राउंड में ऐसे म्यूजिक चला लेता था या फिर मैं ऐसे कोई पॉडकास्ट लगा लेता था। तो वो मेरा ऐसा फ्री टाइम और एंजॉयमेंट वाला टाइम था कि मेरे को ठीक है कुछ एक्स्ट्रा करने को मिल रहा है उस मोमेंट में। तो मैं इस तरीके से अपने रेगुलर नोट्स बना के रखता था। फिर रेगुलर जैसे वीकली रिवीजन होता है, मंथली रिवीजन होता है, तो वो मैं टाइम टू टाइम करता था क्योंकि एग्जाम पास आने के बाद में ना ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती। तो इट्स बेटर कि आप पहले से प्रिपेयर करके चलो। अगर आपको एग्जाम देना ही है और वो एग्जाम में आना ही है डेफिनेटली मेंस के एग्जाम में, तो व्हाई वी नॉट प्रिपेयर इट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। थैंक यू सो मच राघव, इट वाज अ वेरी प्लेजेंट इंटरव्यू एंड आपके प्रिपरेशन जर्नी, एग्जाम जर्नी के बारे में हमने बहुत सुन लिया। अब हम आपके थोड़े पर्सनल लाइफ में जाते हैं थ्रू रैपिड फायर, ठीक है? सो आई विल बी आस्किंग यू 6 to 7 क्वेश्चंस, आपको बहुत जल्दी जल्दी आंसर देना है, ठीक है? रेडी? यस मैम। सो डू यू प्रेफर स्वीट और सेवरी स्नैक्स? बोथ एट द मोमेंट, मतलब एक अगर मैं कोई चूज करूं तो वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा कि स्वीट ही चल रहा है या फिर सेवरी चल रहा है, तो इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ देम। ठीक है, वन सुपर पावर विच यू वांट एंड व्हाई? एनीवेयर डोर। एनीवेयर डोर, मेरे को कहीं भी जाने, मतलब मेरे को लगता है कि आपको जर्नी में से टाइम वेस्ट ना हो या फिर आपका प्लान नहीं बन पा रहा है, रैंडम प्लान बन गया, तो एनीवेयर डोर इज द बेस्ट कि आप बस सीधे लोकेशन के बारे में डालो, पहुंच गए। ओके, एनी डे यू वांट टू मेक अ हॉलीडे, कोई भी दिन जिसको आप हॉलीडे टर्न करना चाहते हो। मेरा बर्थडे बना दो। एंड द डे इज November 30। ठीक है, ओके। डू यू प्रेफर कॉफी और टी? टी ऑब्वियसली, लेकिन सिर्फ मम्मी के हाथ की। नाइस। इफ यू कुड विजिट एनी प्लेस इन द वर्ल्ड, वेयर वुड यू गो? प्राग। नाइस प्लेस। व्हाट्स योर गो टू कंफर्ट फूड? मम्मी के हाथ का राजमा चावल। वेरी नाइस। आपका फेवरेट वेदर? विंटर, आई लव विंटर। चलो, दैट्स द एंड ऑफ द रैपिड फायर। इट वॉज अ नाइस गेम एंड इसी बात पे अनअकैडमी की टीम की तरफ से वी वुड लाइक टू गिव यू अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन फॉर क्लियरिंग आउट द एग्जाम्स। थैंक यू। सो कंग्रेचुलेशंस राघव। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सो एक और प्रथा है हमारे इस कैमोमाइल टीवी टॉपर्स के वीडियो की, दैट इज टू टैग अ टॉपर। इफ देर इज एनी टॉपर यू वुड लाइक टू कम हियर एंड टेल अबाउट देयर जर्नी, देयर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज, आप उनकी जो भी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी लोगों के साथ शेयर करवाना चाहते हो तो प्लीज़ उनको आप टैग कर सकते हैं। सो ड्यूरिंग माई SBI इंटरव्यू दिस ईयर मैं एक फ्रेंड से मिला अपनी, नित्या द्विवेदी, और उन्होंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही SBI और IBPS दोनों PO के एग्जाम क्लियर करे हैं, तो आई वुड लाइक कि उनकी स्टोरी सबको पता चले। नित्या, वी वुड लाइक यू टू बी हियर एंड शेयर योर जर्नी एज वेल विद द ऑडियंस। अनअकैडमी की टीम आपको ज़रूर कॉन्टैक्ट करेगी। सो होपिंग फॉर यू टू कम हियर एंड जॉइन विद अस एट कैमोमाइल टीवी टॉपर्स। So, Raghav, at the end of this episode, I would like you to give any message to the aspirants who are going to give competitive exam for banks. So, please. Okay, so I am into a mythological thing little bit. तो जैसे one of the great जो poet हैं हमारी कंट्री के, कुमार विश्वास हिंदी के, उन्होंने ये बात बोली थी कि सबको लड़ने ही पड़े अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध। So you have to hustle to get there. बस यही है कि आप कोशिश करते रहिए और इट विल बी वर्थ ऑफ इट। जब आप ऐसे फाइनल इंटरव्यू के बाद जो सिलेक्शन होगा तो यू विल फील गुड। थैंक यू। So thank you so much, Raghav. The message was beautiful. Thank you. With this beautiful message, we have come to an end of this episode. Do like and share this video and subscribe to Chamomile TV Toppers. Let's crack it.